We are ready to welcome the guest, दिलखुश कुमार, सहरसा बिहार के हमारे अपने, जिनकी अब तक हम सक्सेस स्टोरीज को देख रहे थे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। A class lesson to be learned. Welcome. Please come. बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रुको, देखो, जब तुम्हारे बीच, इसको बंद कर देना, तुम्हारे बीच जब कोई फिल्म अभिनेता आ जाए तो तुम फिल्म अभिनेता का कहते हीरो आया, उसके लिए ताली बजनी चाहिए। जब कोई क्या नाम है, कोई बड़े अधिकारी आते हैं या कोई नेताजी आते हैं, कोई मंत्री जी आते हैं, तो भाई ये नेता हैं, मंत्री हैं, ये राज्य का विकास करते हैं, ये ऑफिसर हैं, ये आईएएस हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी राज्य को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसको अपने सही आइकॉन चुनने होंगे। और उद्यमी जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो असली विकास करता है, वो रोजगार देता है। और वो टैक्स देता है, उसी टैक्स से नेताजी के लिए नई नई गाड़ी खरीदाती है, फॉर्च्यूनर खरीदाती है। हाँ, नेताजी के ड्राइवर, अर्दली, चपरासी सबको सैलरी मिलती है। आईएएस अधिकारी जो हैं उनको बड़ा बंगला मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई उद्यमी कहीं पे कोई कारखाना लगाता है, कोई उद्यमी कोई स्टार्टअप शुरू करता है, कोई उद्यमी जो है वो अपने यहाँ कुछ लोगों को जॉब पे रखता है, कुछ काम कराता है, एक सपना देखता है, उस सपना को पूरा करने के लिए वो उद्यमी मेहनत करता है। और जो हमारे विकसित राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, सब कहानी किस चीज़ की है? किसी नेता ने उसको महान नहीं बनाया। अधिकार होगा, योगदान अधिकारी का, नेता का, सबका योगदान होगा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान किसका है? उन युवाओं का जो उद्यमी बनने की राह में आगे बढ़े। अगर तमिलनाडु का, गुजरात का, महाराष्ट्र का हर नौजवान बोले कि हमको जॉब दो, सरकारी नौकरी दो, वोट देंगे, जॉब दो, वोट देंगे, वो राज्य रुक जाएगा। तो बिहार को अगर अपनी कोई, ये कहते हैं ना, जो वापस से विकसित बिहार वाला जो एक संकल्प लेकर आगे बढ़ना है, तो उद्यमिता के सिवाय दूसरा कोई राह नहीं है। अब ये सब समझ करके जब तुम ताली बजाओगे तो एक नए जोश और जुनून के साथ बजाओगे और उत्साह के साथ बजाओगे कि तुम किसी रियल असली हीरो का, किसी असली नायक का तुम सम्मान कर रहे हो। और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाओ। और जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं वो लोग एक बार, इस बार वो लोग ताली बजाएंगे जो लोग अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। जिनके मन में है कि नौकरी नहीं करना है, नौकरी देना है ना? ऐसे बच्चे हैं कोई हमारे पास कि सब जॉब मांगने वाले हैं? हाँ, जॉब देने वाला बनना है। चलो, लेकिन देखो, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, जॉब करना चाहिए। जब आप जॉब करते हैं आप बहुत कुछ सीखते हैं और सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज जो तुम्हारे बीच, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना, थोड़ा सा, हाँ, आज तुम्हारे बीच जो मैं नायक टर्म का प्रयोग कर रहा हूँ, चूँकि नायक, मैं हर उद्यमी को नायक मानता हूँ। हर उद्यमी जो है वो जीवन में रिस्क लेके आगे बढ़ता है, और जो रिस्क से एडवर्स होता है वो उद्यमिता की राह पर चल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोने को तैयार होना पड़ता है। तो इनकी कहानी बहुत प्रेरित करने वाली कहानी है, और इन्हीं की ज़ुबानी तुम सब बातें को सुनोगे। और काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि तुम में से कुछ लोग जान रहे होंगे, क्योंकि तुम लोगों में से बहुत बच्चों ने शार्क टैंक का वो एपिसोड देखा है। कितने लोग देख चुके हैं यहाँ पर? सर ने दिखाया, तो उस चैप्टर को तो ये लोग जान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का चैप्टर जो होगा वो शायद ये लोग ठीक से जान नहीं रहे होंगे। वो तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से चैप्टर होंगे जो बहुत लोग जान नहीं रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज ऐसे कुछ चैप्टर खुलेंगे जो अभी तक लोगों को, मतलब सबसे बड़ा पहली बात तो जो मैं सोचता हूँ कि ये बच्चे जो हैं, इनको अगर किसी से कनेक्ट करना हो तो मैं किसी ओबेरॉय के बेटे को या किसी बड़े, मतलब कहते हैं ना, जो समूह जो है औद्योगिक समूह के किसी बेटे को बुलाऊं
और फिर वो बात करेगा पापा जो हैं वो खरीद रहे थे ये वाली कार, मैंने मना किया कि ये वाला नहीं खरीदना है, पॉश खरीदना है। हाँ, तो वो बातें से हमारे बच्चों को कुछ लाभ नहीं होगा। तो जब बात होती है कि बनगांव से हम आए हैं, तब ये कनेक्ट कर पाते हैं कि हम भी तो वहीं से हैं, हम तेतरी से हैं, सहरसा के पास से हैं। तो एक कनेक्ट जो है वो कनेक्ट से हम शुरुआत करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर आप अपनी बात रखें तो आप अपने गांव की बात से शुरुआत करें। आपकी बहुत कुछ इनको स्टोरी सक्सेस जो अभी तक होगी वो पता होगी, बहुत सा स्ट्रगल हो सकता है पता। दुनिया जो है वो चमकता हुआ चेहरा देखती है, पीछे का संघर्ष जो है वो दुनिया देखने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो आज 2 बातों पे मैं फोकस चाहूँगा। पहला, शुरुआत, जहाँ से ये अपने आप को आपके साथ कनेक्ट कर सके। कभी किसी कॉलेज में खुद को इसी तरीके से ताली बजता हुआ, सम्मान होता हुआ ये अपना चेहरा देख सके। और उसके बाद जो स्ट्रगल की जो फेज़ है, क्योंकि बहुत सारे विकेट जो होते हैं उसी फेज़ में गिर जाते हैं, आगे तक पिच पर डट के बैटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 चीज़ों को हम चाहेंगे कि आप अपने शुरुआती संबोधन में एड्रेस करें। बाकी आप जो बताना चाहें, और फिर बच्चों के लिए सवाल जवाब के लिए हम सेशन को ओपन करना चाहेंगे। ताली बजाने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी सब समझते हैं ना? हमको अंग्रेजी नहीं आता इसलिए बोल रहा है। मेरा जन्म बनगांव में हुआ था, जो सहरसा जिला का है, जहाँ लोग कोसी बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ आज भी बाढ़ और बेरोजगारी, यही 2 चीज़ हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री का तो नामो निशान नहीं है। तो हम लोगों का जो एजुकेशन हुआ गांव से ही हुआ, सरकारी स्कूल से। चूँकि मेरे बाबूजी बस ड्राइवर थे, तो बस ड्राइवर का क्या होता था उस समय, वही 90-100 रुपये पर डे मिलता था। तो आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उसमें सपना देखने का भी एक लिमिटेशन होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख सकते हैं? अगर आप एक किसान के घर में पैदा हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे जो हम कहीं जाके सुपरवाइज़र का नौकरी कर लें। बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो सुबह शाम दौड़ के बिहार पुलिस में चले जाएं, इंडियन आर्मी में चले जाएं। लेकिन आप ये यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब आप नहीं देख सकते। इंजीनियर, डॉक्टर बहुत दूर की हो जाती है। अगर देखेंगे भी ना तो गांव घर में लोग कमेंट कसते हैं, वो बहुत सारा फकरा होता है, बाप करे कुटान पिसान, बेटा का नाम दुर्गा दत्त। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं उस लेवल से ऊपर उठ के। अगर सोचेंगे तो लोग आपको पागल घोषित करेगा। तो जनरली हमारा भी कोई बड़ा सपना नहीं था, और किसी तरह मैट्रिक मेरा 3rd डिवीज़न हुआ था। तो जब रिजल्ट आपका ख़राब आता है ना, तो आप डिमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि आपके अपने लोग ही ताना कसना शुरू कर देते हैं। मतलब वो मान लेते हैं आप अपने लाइफ में फेल्योर हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने पिताजी का वो मैट्रिक में 3rd डिवीज़न? हाँ, मेरा मैट्रिक 3rd डिवीज़न था। अब बताओ, तुम्हारे पास अब कोई कारण नहीं बचता है कि तुम अपने मार्क्स को लेकर कंप्लेन करो। जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा मार्क्स कितना कम आया है, तुम्हारे बगल वाले का कितना ज़्यादा आया है। इससे तुम्हारे लाइफ का सक्सेस और फेलियर डिसाइड, ये एग्जाम्पल जीता जाता है ना? एक बार तो इस बात के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। बहुत बच्चों के दिमाग में लोड होता है कि मेरा 1st डिवीज़न नहीं हो पाया। वो लोड उनको रोकता है कि अपने आप पे सेल्फ डाउट होता है। इसमें छोटा सा हम कहते हैं हर जगह, डिग्री एक ठप्पा है जो अंग्रेज़ दे के गया है। वो समाज और सोसाइटी के बीच में प्रूफ करेगा जो आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो डिग्री नहीं, काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई बच्चों को डिग्री के लिए नहीं करना चाहिए, डिवीज़न के लिए नहीं करना चाहिए, 1st, 2nd, 3rd आने के लिए, काबिल बनने के लिए पढ़ाई करना चाहिए। आपको दुनिया को जानने के लिए पढ़ाई करना चाहिए। कौन जाना था आज से 20 साल 25 साल पहले जो इंडिया स्पेस मतलब चांद पे भेजेगा अपना कोई स्पेस क्राफ्ट? कोई नहीं जाना था, लेकिन कोई पहले से प्लान कर रहा था। तो जनरली मेरा जब 3rd डिवीज़न आया ना, तो मेरे बाबूजी खुश हुए। पता है क्यों खुश हुए? आप लोगों को हो सकता है बाबूजी डांटे, इतना मेहनत किए, इतना खर्चा किए, फिर भी 3rd डिवीज़न आया। लेकिन मेरे बाबूजी बहुत खुश थे क्योंकि पहला जनरेशन थे हम अपने परिवार में जो मैट्रिक पास किए थे। मतलब वो कम से कम लोगों को ये बता सकते थे अब मेरा बाल बच्चा भी पढ़ा लिखा है।
तो उनका खुशी इसी में था। पास तो कर गया ना मेरा बेटा, डिवीज़न से कोई लेना देना नहीं था उनका। तो बस मैट्रिक पास किए, उसके बाद मार्क्स अच्छा नहीं था ना, तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज था सहरसा में, MLT कॉलेज, वहाँ हम गए तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि मार्क्स मेरा कम था, 3rd डिवीज़न थे। उसमें था जो 1st डिवीज़न और 2nd डिवीज़न को एडमिशन होता है। तो वही एक प्राइवेट कॉलेज था सहरसा में, प्रेमलता अमरेंद्र मिश्र महाविद्यालय, उसमें गए, कुछ पैसा लगा और वहाँ एडमिशन हो गया। तो वहाँ इंटर किए और इंटर मेरा 2nd डिवीज़न था, मतलब पहले से बेहतर था। तो 1st डिवीज़न तो कभी किए नहीं, अपने पूरे जीवन में 1st डिवीज़न नहीं किए। मतलब क्लास में 8वां का भी रिजल्ट मेरा 2nd डिवीज़न ही था, बाकी सब 2nd डिवीज़न। 1st कभी क्लास में आया ही नहीं। और बैक वेंचर रहे हम, हमेशा पीछे बैठते थे। क्योंकि आगे बैठने वाले को पिटाई ज़्यादा लगता है, सर का मूड भी खराब रहता है, घर में झगड़ा करके भी आते हैं तो छड़ी उठाते हैं, विद्यार्थी पे पटक देते हैं। तो लेकिन इंटर करने के बाद क्या है ना, जो बाबूजी का जो होटल था वो मेरा चल ही रहा था, अच्छा से खाना मिल रहा था। बाबूजी का इच्छा था हम लोग कहीं जाके अब काम धंधा करें या बिहार। होटल था मतलब कि आपने कोई छोटा सा कोई? नहीं, मतलब बाबूजी का कमाया हुआ। अच्छा, उसको आप होटल? उसको हम लोग होटल कहते हैं। क्या बात। हर बच्चे जब तक खुद नहीं कमा रहे, बाप के होटल में खा रहा होता है। तुम लोग सब तो बाप के होटल में ही खा रहे हो। हाँ? सही बात है। और संयोग देखिए, उसी समय जो है इंटर का मेरा रिजल्ट नहीं आया था और हमारा शादी हो गया। 17 साल मेरा उम्र रहा होगा उस समय। मतलब कॉलेज लाइफ क्या होता है वो तो जिए ही नहीं। इस पर काहे खुश हो रहे हो? ये खुश होने का विषय नहीं है। तो कुछ दिन हमको लगा जो ठीक है पापा खिला रहे हैं, लेकिन बाद में ये हुआ जो नहीं, खाना तो खिला रहे हैं लेकिन बेबी अगर साड़ी मांगेगी तो पापा से मांग के देना, वो बोलेगी ये चूड़ी ला के दो, पापा से मांग के देना, अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमको लगा अब बताओ। हमको लगा मुझे कुछ करना चाहिए, कोई नौकरी करना चाहिए। तो वही पहले क्या बोले थे आपको, जो आप जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस परिवार में पैदा हुआ है ना, वहाँ एक लिमिटेशन होता है आपको सोचने का। तो मेरा भी एक लिमिट था। हम सोचे थे मैट्रिक मेरा 3rd डिवीज़न है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कहीं एक सुपरवाइज़र की नौकरी मिलेगी, कहीं एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की मिलेगी। तो उस समय 2009 में सहरसा में एक जॉब मेला लगा था, पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पे, उसी जॉब मेला में हम एक बड़े स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल थी यहाँ की, बड़ी कॉन्वेंट स्कूल थी पटना की, वो MTS के लिए हायरिंग कर रहा था, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम लोग आम भाषा में चपरासी बोलते हैं। तो हम क्या किए ना, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लगा के वहाँ अप्लाई कर दिए और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हमको पटना आके इंटरव्यू देना था। हम अपने जीवन में गांव से बाहर कभी नहीं निकले थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सहरसा गए हुए थे मैट्रिक का बोर्ड का रिजल्ट देने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, या 2-4 दिन जो सेमेस्टर में कॉलेज गए होंगे वो गए होंगे। तो जब हम पटना आए तो SP वर्मा रोड में वहाँ हमारा इंटरव्यू था और जो इंटरव्यूअर थे वो हमसे पहले बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेके अलग अलग डोमेन में उनको हायरिंग करना था। तो हमारा हम जो गए ना, तो मेरा गेटअप एकदम देहात वाला था। आज भी हम देहात वाला ही गेटअप रखते हैं, क्योंकि आपका फेस, आपका गेटअप मायने नहीं रखता है जो आप क्या करने वाले हैं आपका। तो उस दिन जो है सो वहाँ मेरा गेटअप। एक छोटा सा कहानी यहाँ पर मुझे याद आता है, बच्चों को ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक बार लंदन में स्वामी विवेकानंद जी को एक टेलर के यहाँ उनके कुछ फॉलोअर्स ले गए कि आप इस तरह के गेटअप में रहते हैं, कपड़े में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आपको थोड़ा जेंटलमैन ड्रेसअप में होना चाहिए। देखो मैं भी टाई वाई पहन के आया हूँ, तुम लोग को भी टाई पहनाया हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी को लोग ले गए कि आपको थोड़ा जेंटलमैन टाइप से होना चाहिए, आपका दर्जी जो है वो सूट वूट बना देगा ताकि आपका मतलब जेंटलमैन आप लगेंगे। तो बोला, इन योर कंट्री टेलर मेड यू जेंटलमैन, इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक यू जेंटलमैन। आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से आप जो है सज्जन पुरुष बन सकते हैं। आप वस्त्र पहन के ही सज्जन पुरुष होंगे ऐसा ज़रूरी? आप जो भी वस्त्र पहने हैं, वो एक बाबा का चोला पहने हैं तो उसमें भी वो एक सज्जन पुरुष है, महान पुरुष है। तो ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ और एग्री करता हूँ कि आप अपनी जो एक कहते हैं ना, जो एक अपनी पहचान, वो हमारे बातों से, हमारे काम से आएगी।
उसमें वस्त्र का रोल जो है वो बहुत मैं नहीं मानता हूँ। तो बस वहाँ जब हम गए ना, तो हम लोगों को गांव में क्या सिखाया जाता है, जब बड़े लोग मिलते हैं तो पाँव छू के प्रणाम कर लो। ये तो अब प्रोफेशनल में नहीं होता है, अगर छू के झुकोगे तो लगेगा ये बुद्धू है, ये इसको कुछ दिमाग ही नहीं है। हम भी वही किए, जो इंटरव्यूअर था उनका पैर छू के प्रणाम कर लिए। रात में जो है सब माँ सर में तेल दी थी सरसों का, वो टपक रहा था। शर्ट जो है वो तकिया के अंदर में धो के रखा हुआ था, क्योंकि उस समय हम लोगों के यहाँ ये प्रेस नहीं था और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं गई हुई थी उस समय। तो वो शर्ट था वो मुचड़ा हुआ था। उसके बाद बातचीत हुआ, नाम पता हुआ, तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे थे। तो हम बोले सर हमको अंग्रेजी नहीं आता है, जैसे आप लोग को बोले ना हिंदी आता है। भाषा एक माध्यम है जिससे आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये आपके जीवन में इसका आगे बढ़ने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। आज भी हम लोग को ऑफिस में बोला जाता है सर आप 1 घंटा टाइम देंगे ना, 1 महीना हम आपको अंग्रेजी सिखा देंगे। अब तो बहुत सारा इक्विपमेंट भी आ गया, हिंदी में कोई बोल रहा है आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, इंग्लिश में बोल रहा है हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। तो वहाँ जो है ना, सो वो लोग माइंड में सेट कर लिए इसको इंग्लिश नहीं आता है, बड़ा स्कूल है, अच्छे परिवार के बच्चे होंगे, कैसे ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो अपने जगह सही थे, एकदम बिल्कुल सही थे। तो वो एक आईफोन उठाए, उनके एक सर थे, वो हमको जानना चाह रहे थे हम दुनिया से कितना कनेक्ट है। वो बोले ये इस कंपनी का नाम बता सकते हैं। तो जीवन में हम पहली बार आईफोन देखे थे, तो हम बोले नहीं सर नहीं जानते हैं। तो वही हमको बोले थे ये आईफोन है और इसे एप्पल कंपनी बनाती है। अब तो घर में बच्चों के पास भी टैब है, वो क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का, उस पर ड्राइंग करता है वो लोग। तो अच्छा था उस दिन, मतलब जब हम वापस गए घर तो भर रास्ता बस यही सोचते गए, जो मेरे बाबूजी जो फटा हुआ गंजी, वो टायर का बना हुआ चप्पल पहन के 1-1 रुपए जोड़ के हम लोग को किताब खरीद के दिए, कॉपी खरीद के दिए, ट्यूशन का फ़ी दिए और किसी तरह इंटर कराए। उस डिग्री की इतनी हैसियत नहीं जो बिना काबिलियत की एक चपरासी की नौकरी दिला दे। हम गए, वापस घर गए, माँ गाय का घट्ठा बना रही थी चूल्हा पे, सारा डिग्री जितना पटना लेके आए थे उसी चूल्हा में डाल दिए। सही में? हाँ सारा डिग्री मेरा। अभी सोनी गई हुई थे मेरे घर पे, तो माँ को पूछ दिए जो सही में सर ऐसा किए थे। तो माँ बोली उस दिन हम मारे भी थे बहुत। हाँ सही में माँ मारी थी, जो कितना मेहनत करके तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया और तुम जो है ऐसा काम कर दिया। माँ की पिटाई जो होती है वो माँ का प्यार होता है, आशीर्वाद होता है। जिसको मिला है वही भाग्यशाली है। हाँ कभी कभी माँ ऐसा करती है, और जब माँ अगर पिटाई करती है तो दर्द माँ को ही होता है ना। उसके बाद से फिर वो होता है ना एक, जो आपके लिए इजी क्या होता है काम करना। अगर आपके बाबूजी किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप उसको बचपन से देखते आए हैं, तो वो आपके लिए फील्ड इजी हो जाता है उसमें आपको एंट्री लेना। लेकिन तो, एक बात यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। चपरासी की नौकरी नहीं मिली तो इनको ये समझ में आ गया कि डिग्री जो है वो मेरे काम की नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बिहार सरकार ने चपरासी की बहाली निकाली और उसमें कहा कि इसमें परीक्षा नहीं ली जाएगी, क्योंकि चपरासी में परीक्षा एग्ज़ाम क्या होगा, इंटरव्यू बेसिस पर लोगों को जॉब दिया जाएगा। और लगभग शायद 80 या 90 वैकेंसी थी सचिवालय में चपरासी और माली की। पता है कितने लोगों ने अप्लाई किया? 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और उस 6 लाख में तकलीफ़ मुझे तब हुई जब पता चला अप्लाई करने वालों में BBA, BCA, MBA, MCA और PhD भी थे। डॉक्टरेट किए हुए लोग चपरासी बनने के लिए अप्लाई कर दिए थे। तो एक तरफ हमारे पास एक स्टार्टअप, समझ रहे हो बेटा, तुम भी BBA, BCA कर रहे हो, हमको तो धिक्कार हो जाएगा अगर कोई मेरा स्टूडेंट चपरासी बनने अप्लाई कर दे। हाँ तुम अपना खुद का स्टार्टअप खोल लो, चाय दुकान खोल लो, हमको मंजूर है। तुम उसको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो। लेकिन अगर तुम मैनेजमेंट पढ़ करके तुम ड्राइवर बनने के लिए और माली बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमने पढ़ाई का और डिग्री का क्या कहे। इन्होंने डिग्री का अपमान नहीं किया। डिग्री का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो PhD करके और MBA करके चपरासी बनने के लिए सचिवालय में अप्लाई किए। 6 लाख लोगों का, वो नियुक्ति आज तक पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उसका फॉर्मेट में है इंटरव्यू लेना। अब 6 लाख लोगों का इंटरव्यू जो है वो बोर्ड धीरे धीरे ले रहा है। जब तक सारा इंटरव्यू हो नहीं जाएगा तब तक अपॉइंटमेंट होगा नहीं। अब उसमें लगेगा कुछ समय। तो ये तो एक बिहार की कहानी है कि लोग चपरासी बनने के लिए MBA करने के बाद अप्लाई, अब वो किस तरह से MBA किए होंगे और क्या उनका ध्येय रहा होगा। तो आप कम से कम एक चीज़ तो डिसाइड कर लो कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो
वो आप उस दृष्टिकोण से करो कि भाई हमको हासिल क्या करना है ना। तो आप समझिए, जो अगर कोई इसमें कितने बच्चे हैं जिनके बाबूजी किसान हैं, अगर आप अपने बाबूजी को अभी जाके बोलेंगे जो हम भी हल लेके खेत में जाएंगे, अनाज पैदा करेंगे, किसानी करेंगे, तो हमको लगता है वो छड़ी लेके मारेंगे। वो कोई फार्मर नहीं चाहता है मेरा बेटा किसानी करे, कोई ड्राइवर नहीं चाहता है मेरा अगला जनरेशन इस फील्ड में जाए। तो मेरे बाबूजी तो देखे हैं ना, सड़क पे थोड़ा सा कीचड़ भी किसी को पड़ गया चलती गाड़ी में तो वो भी 4 को गाली सुना देता है, किसी को सट गया वो भी 10 को गाली सुना देता है। मतलब वो कहते हैं ना, गांव घर में कहते हैं होटल, मोटर और थिएटर, ये तीनों बहुत ही गंदा धंधा है, इसमें नहीं आना चाहिए लोगों को। तो हम जब अपने बाबूजी को बोले हम भी गाड़ी ही चलाएंगे, सिखा दीजिए, तो वो एकदम मायूस हो गए। फिर भी जिद करके हम सीख लिए और वहाँ से हम शुरू किए अपना करियर एज ए ड्राइवर। 3500 रुपये हमको मिलता था, बनगांव में ही एक ठेकेदार की गाड़ी चलाते थे। लेकिन जब 6 महीना 5 महीना हम वहाँ काम किए तो मेरा भूख बढ़ने लगा। वो कहते हैं ना, मतलब जब तक आपके अंदर भूख नहीं बढ़ेगा तब तक आप खाना बनाने नहीं जाएंगे, या आप उसका खाना बनाने का जो सामग्री होता है वो इकट्ठा करने के लिए नहीं निकलेंगे। तो हमको कोई सजेस्ट किया जो आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में ड्राइवर का अच्छा सैलरी है। और सही में उस समय 6-7 हज़ार रुपये दिल्ली में मिलता था ड्राइवर को। तो जब हम दिल्ली गए तो एक परिचित के पास गए थे, तो वहाँ हमको कोई गाड़ी इसलिए चलाने के लिए नहीं दे रहा था क्योंकि हमको ना लाल बत्ती का ज्ञान था, ना ट्रैफिक का कोई नॉलेज था, ना हमको रूट का कोई नॉलेज था। और दिल्ली का ट्रैफिक बहुत सख्त था, बहुत पहले से वहाँ बहुत पहले से चालान कटते आया है, अभी तो बिहार में हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। तो हम क्या सोचे ना, जो वहाँ रह के हम किसी पे बोझ ना बने, हम क्या किए, एक पैडल वाला रिक्शा आता है, वो 20 रुपये लेता था दिन का। आप दिन भर उसका रिक्शा ले जाओ और आप कमाओ, 20 रुपये उसको शाम में आके दे दो और अपना घर चले जाओ। तो मुझे लगा मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए, और लर्निंग हमको ये मिलेगा जो हमको रूट का नॉलेज मिलेगा, लाल बत्ती पीला बत्ती ये क्या होता है, क्या नया। इसका मतलब आपने दिल्ली में रिक्शा भी चलाया है? हाँ, वो लर्निंग के लिए तो हम वहाँ वो भी किए। तो रिक्शा चलाने का उद्देश्य मेरा उसमें पैसा कमाना नहीं था, लर्निंग करना था ये। क्योंकि लाल बत्ती पीला बत्ती वो क्या चिड़िया थी वो मुझे पहले पता ही नहीं था। सहरसा में आज भी अगर जाइएगा ना, आप कभी मौका मिले तो देखिएगा, लोग इंडिकेटर नहीं देता है, घूम जाता है, उसको पता नहीं है पीछे वाले को क्या होने वाला है, दिक्कत होगा नहीं होगा। कहीं पे भी गाड़ी खड़ा कर दिया, पार्क कर दिया। तो जब हमको ये नॉलेज नहीं था तो हमको तो नॉलेज गेन करना था। अब कोई वहाँ पे बेरोजगार है नहीं दिल्ली में जिसको बोलेंगे भाई तुम मेरे साथ दिन भर घूमो, हमको नॉलेज दो। सब अपना वही 9 to 6 PM वाला जॉब कर रहा था। सुबह उठना, नहाना, खाना बनाना, अगर बैचलर है तो खाना बनाना, फिर ड्यूटी पे जाना, ओवर टाइम ड्यूटी करके रात में 10 बजे आके सो जाना। तो उनके पास समय नहीं था, तो मुझे खुद से लर्न करना था। हम रिक्शा उठा लिए, क्योंकि मुझे आज तक किसी काम में शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। क्या बात है। बहुत बड़ा सबक है, सीख जाना बेटा। हमको लगा जो 14-15 दिन हम चलाए होंगे वहाँ रिक्शा, फिर बीमार पड़ गए तो वापस घर आ गए। मतलब जब घर आए ना तो फिर क्या होता है ना, वहाँ ताना मिलता है आपको, समाज में, सोसाइटी में ताना हमको भी मिलने लगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, निकम्मा है। बीवी के कारण नहीं रहा होगा वहाँ पे, बीवी का याद आ रहा होगा। मतलब हम क्या वहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, हम किन चुनौतियों से लड़ रहे थे, हम क्यों नहीं सरवाइव कर पाए, इससे समाज और सोसाइटी को कोई मतलब नहीं है। वो उनको सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर निगेटिविटी ढूंढना है। जैसे हम अपने हर एक एम्प्लॉय को हमेशा कहते हैं, हर इंसान के अंदर में राम और रावण दोनों छुपा हुआ है। आपके टैलेंट पे निर्भर करता है जो आप उनके अंदर छुपे हुए राम को ढूंढ पा रहे हैं या रावण को। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो समाज तो आपके अंदर राम ढूंढेगा ही नहीं, वो तो हमेशा रावण ही ढूंढेगा। उनका काम ही है वो ढूंढना, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो आप उनसे बेहतर हैं। तो बस वहाँ से वापस आए, फिर एक परिचित हमको पटना लेके आ गए। यहाँ हम फिर ड्राइविंग का नौकरी किए। एक मारुति 800 कार थी, उस पर हमको फिर यहाँ भी हमको 3500 रुपये मिल रहा था। 1 साल जब हम यहाँ गाड़ी चलाए ना तो मेरे किस साल की बात है ये? आपको 2011 की बात है। 2011? हाँ, 2011। तो 1 साल जब हम काम किए ना उनके पास, तो हम डिफरेंट लोगों के साथ मिले। आपको पता होगा, जो मतलब एक BIT मिश्रा कॉलेज है, वहाँ उनका सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था, एयरपोर्ट के बगल में है ना BIT मिश्रा। तो वहाँ हम जाते थे और धूप में गाड़ी लगा के बैठे हुए रहते थे। अभी BIT मिश्रा से चीफ गेस्ट के तौर पे बुलावा आया है, तो बड़ी
मेरी याद ताज़ा होगा जो उनके दौरान हम वहाँ जाया करते थे, कार में बैठते थे, पसीना टपक रहा होता था। तो हम ऐसे ही उनके घर का, जिनका गाड़ी चला रहे थे ना, उनका घर का इलेक्ट्रिकल सामान, कुछ भी सामान लाना होता था, सब्जी लाना होता था, वो हम लाते थे। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप एक ड्राइवर रखे हुए हैं तो बच्चा का डायपर से लेके सब्जी तक आप ही को लाना है खरीद के बाज़ार से, वो आपका एक तरह से ड्यूटी हो जाता है। तो मेरा भी ड्यूटी बंधा हुआ था। तो हम एक इलेक्ट्रिकल दुकान वाले, वो समस्तीपुर के थे, उनके यहाँ से इलेक्ट्रिक का दुकान पे सामान लेने के लिए जाते थे। ऐसे ही अचानक क्या, वो बहुत गर्मी था, उनके घर का स्विच खराब हो गया पंखा का। हम गए जो एक स्विच लाने के लिए, तो एक बूढ़े बुजुर्ग आए उनके दुकान पे। उनको दुकानदार को बोले, जो पिंटू जी उनका नाम था, पिंटू जी हमको एक पंखा टंगवाना है, कोई लड़का है क्या? तो बोले अभी तो सब लड़का फील्ड में निकला हुआ है, आप अपना नंबर एड्रेस दे दीजिए, हम आप किसी को भेज देंगे। वो जैसे ही वहाँ से निकला ना, हम उनको पूछ दिए, भैया एक पंखा टांगने का कितना रुपए मिलता है? तो बोला 50 रुपये मिलता है। मेरा दिमाग, वो मूर्ख वाला जो दिमाग था, वो गणित कैलकुलेट करने लगा, भर दिन में 10 को पंखा टांग देंगे तो 500 रुपये बना लेंगे। यहाँ हम 3500 रुपये मिल रहा है, उसमें डायपर से लेके सब्जी तक हम ही को लाना पड़ रहा है, महीने में 3500, वहाँ हम कैलकुलेट कर लिए 15,000 रुपये महीना। हम उसको बोले भैया हमको ये सब काम सिखवा दीजिएगा। बोला आप तो नौकरी कर रहे हैं। हम बोले छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे। तो बोला हाँ हम आपको सिखवा देंगे। हम उसी रात में जॉब छोड़ दिए जाके, और जब जॉब छोड़े तो हम थोड़ा सा, मेरा बिहेवियर ऐसा, मैंने पंखा टांगना सीखने के पहले ही छोड़ दिए तो हमको मतलब जिनके पास हम थे ना, तो मेरा बिहेवियर ऐसा था जो उनके पूरे फैमिली में फैमिलियर टाइप का हम हो गए थे। तो जब हम छोड़ रहे थे तो उनके पिताजी एक कमेंट किए थे, जो देखते हैं कितना जल्दी करोड़पति बन जाएगा। तो अभी तो हम जाते हैं तो ऑडी से उनके घर पे जाते हैं मिलने के लिए। लेकिन उनके घर आप मिलने गए, ये बड़ी बात है। हम जाते हैं, अभी भी रिलेशन बना के रखे हुए हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ हम उनको बोले, और वो एक मिस्त्री था, जितेंद्र नाम था उनका, वो मीठापुर बाईपास के रहने वाले थे। तो उनको कॉल लगाए, बोले हम एक लड़का आपको दे रहे हैं, उसको आप पंखा टांगना, गीजर लगाना, फ्री सर्विस, एसी सर्विस सिखा दीजिए। हम कहते हैं हमेशा आपको फास्ट लर्नर बनना होगा, क्योंकि हम आपको शायद अगर शार्क टैंक देखे होंगे तो आपको देखेंगे, उसमें हम अपना जो ग्राफिक्स था, यूआई मेरा मोबाइल ऐप का, वो खुद से हम डिज़ाइन किए थे। इवन PHP पे आजकल हम थोड़ा बहुत कोड भी लिख लेते हैं। तो सब कुछ एक लर्निंग है यूट्यूब का। तो हम 15 से 20 दिन में इतना काम सीख लिए थे, जो अब बढ़िया से हम खुद से सिंगल जाके कहीं काम कर सकते थे। फिर हम कमाने लगे, डेली 500, 600, 700 रुपये घर लाते थे। बीवी भी खुश, कहाँ 3500 रुपये का नौकरी कर रहा था, अब डेली समोसा मिठाई लेके घर आ रहा है ना। तो उनमें हमारा क्या है ना, उस दौरान मेरा संबंध बनते गया अच्छे लोगों से, जो जिनके साथ मुझे लगा नहीं, इनके साथ कुछ सीखने को मिलेगा, टाइम स्पेंड करने लगा। इसलिए हम कहते हैं हमेशा, जो आप कहाँ बैठते उठते हैं, इससे आपका आने वाला कल बनेगा, आपका कल प्रूफ होगा कहाँ बैठ रहे हैं, किस कल्चर, किस टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, ठीक है, ज़रूर ताली बजा सकते हो इसके लिए। मैं अपने एक परिवार के मेरे सदस्य हैं, उनका एक लाइन कोट करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, मेरे वो फूफा लगते हैं रिश्ते में, कि नीरज जब मेरे पास कुछ 1000 रुपए थे, बहुत मेरे पास, मैंने ज़िंदगी में एक साथ 1 लाख कभी नहीं देखा था अपने घर में, तब मैं उनके पास बैठता था जिनके यहाँ लाखों रुपए रोज आते थे। और फिर मुझे समझ में आ गया कि लाखों रुपए कैसे आ सकते हैं। और जब मेरे पास लाख रुपया हो गया, तब मैं उनके यहाँ जा कर के बैठना शुरू किया जिनके यहाँ करोड़ों रुपए आते हैं। मेरे पास करोड़ रुपए आने लगा, और जब मेरे पास करोड़ आ गया तो मैं फिर पता किया कि यहाँ कौन कौन है जिनके यहाँ 100 करोड़ और अरब में जो लोग हैं, मैं उनसे दोस्ती बनाया। तो मैं उनसे समझने लगा, तो ये संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। आपको कुछ सीखना है। और ये तो कोई एक चीज़ और, मैं इनकी बात को यहाँ पे तुम लोग को अपनी भाषा में दे दूँ कि स्किल पे इन्होंने फोकस कर दिया। ही वॉज इन ए कम्फर्ट जोन, ही वॉज हैविंग अ जॉब। इनको एक जॉब मिल गया था, परिवार में इनको अच्छा कुछ वो भी मिल रहा था, मतलब एक अच्छा सा एक कम्फर्ट जोन मिल रहा था। बट ही फोकस्ड ऑन स्किल, कि स्किल के साथ ये निकले, इन्होंने अपना स्किल गेन किया। और फिर ये जो अभी मैंने बात कही तुम लोगों को, कि ऐसे लोगों से संपर्क बनाना जिनके माध्यम से आप नई नई चीज़ों को समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चीज़ों को भी नहीं, कॉन्सेप्ट को, दिमाग में एक माइंडसेट
एक थॉट प्रोसेस, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड जो दिलखुश जी का बना होगा। हमको लगता है कई एंटरप्रेन्योर्स को मिल करके देख करके इनके दिमाग में वो एक एंटरप्रेन्योरियल सोच आई होगी कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कैसे करता है। ये मतलब किसी स्कूल में या कॉलेज में भी, मैनेजमेंट कॉलेज में हम कोशिश करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट दे दें, लेकिन फैक्ट ये है कि वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट मार्केट में और वो एंटरप्रेन्योर के साथ बैठ करके बहुत जल्दी आती है। क्लासरूम में वो उतनी जल्दी से डेवलप करना, तो ये उसी की बात आप शायद कर रहे थे। उसी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जो अच्छा, कोई बिल्डर था, कोई किसी का बढ़िया बिजनेस चल रहा था, तो हमको जब भी समय मिलता था तो कोशिश करते थे उनके साथ बैठना, उनके साथ चले जाना। गाड़ी चलाने आता था, उन्हीं के गाड़ी में बैठ के ड्राइवर बन के ही चले जाते थे उनके साथ। तो ऐसे करके एक सज्जन मिले, हमको बोले जो आप ये घर घर जाके जो काम कर रहे हैं ना, इसको छोड़ के आप बिल्डिंग में काम लेना शुरू कीजिए। और वो हमको बिल्डिंग में काम दिलाना शुरू किया। उनका वास्तु विहार में सप्लाई का काम था, ईटा, सीमेंट, गिट्टी, बालू का। तो वो हमको वहाँ इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट दिला दिए। और हमको लगता है 2016 में जब हम इस लाइन से वापस जा रहे थे तो वास्तु विहार और अग्रणी होम्स का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर थे पटना जॉन में। उस समय फिर दिमाग में कीड़ा काटा। उस समय पेटीएम आया था, बहुत ही मतलब लोग फूंक फूंक के पेटीएम से रिचार्ज करता था, क्योंकि पैसा उसमें कट जाता था, कभी कभी 24 घंटा 48 घंटा बाद वापस आता था। तो स्टार्टअप का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मोदी गवर्नमेंट आई, स्टार्टअप इंडिया लेके आई, मेक इन इंडिया लेके आई। फिर ना उस समय स्मार्टफोन भी इतना काबिल हो गए थे, मेरे पास आ गया था। तो हम यूट्यूब पे कंटेंट देखते थे। तो अब आप पे निर्भर करता है आप कंटेंट कैसा देखता है। आपके पास टाइम है तो आप रात में उर्फी जावेद का रील देख रहे हैं या किसी अनुभवी लोगों का। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अगर आप कंटेंट पर फोकस करते हैं जो आपको कुछ लर्निंग दे रहा है तो आप उन कंटेंट को देखिए। तो मुझे ना अच्छा लगता था ये कंटेंट जो स्टार्टअप की बात कर रहा हो, एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा हो, बिजनेस बनाने की बात कर रहा हो। तो हम रात रात भर, कभी कभी 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात, ये भी 2-2 बजे रात तक देख रहे हैं, लेकिन जो आप बताए ना वही देख रहे हैं। और इस चक्कर में डेवलपमेंट, जो आप खाएंगे वैसा शरीर बनाएंगे, जो मानसिक भोजन लेंगे वैसा दिमाग, और वो मानसिक भोजन है तुम्हारा। रोज़ तुम कुछ ना कुछ मानसिक भोजन ले रहे हो ना, जाते होगे रोज़ कुछ ना कुछ यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, हाँ, पहले था वो टिकटॉक, हाँ, तो वो मानसिक भोजन ले रहे हो, उसको सुधार लो। सबसे बड़ा तो वहीं से तुम्हारा ब्रेन का डेवलपमेंट। और तुम्हारा जो संगी साथी है, तो बहुत सा संगी साथी तुम्हारा ऑनलाइन भी है जिसको तुम रोज़ सुनते देखते हो। अगर वहाँ रोज़ अच्छा देख रहे हो तो अच्छा थॉट तो तुम्हारे में आएगा ही आएगा, है ना। ये देखो सारी बातें कनेक्टिंग द डॉट्स हो रहा है यहाँ पर। इनके लाइफ एक एक डॉट कनेक्ट करते जाओ, तुम्हारे लाइफ पे डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। तो क्या है ना, जो वहाँ जब हम इन सब चीज़ों को देखना शुरू किया, फिर मेरे दिमाग में कीड़ा काटा स्टार्टअप। लगा ये क्या, ये ट्रेडिशनल है, आज ठेकेदारी कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे होंगे। उस दिन एक कहीं लाइन पढ़े थे जो, अगर आप लाइफ में पैसा बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप ब्रांड बनाते हैं तो कई जनरेशन उसको फॉरवर्ड करेगा, कैरी फॉरवर्ड। तो मेरे दिमाग से ना पैसा कमाने का कीड़ा उतर गया, ब्रांड बनाने का कीड़ा चढ़ गया। मतलब वो जो एक जगह पे जहाँ हम पहुँचे थे, मोटा मोटी हम 1-1.5 लाख रुपए महीने का बचाते थे और अच्छा परिवार चल रहा था, बढ़िया कंफर्ट जोन में थे। और ऐसे ही अचानक हम अपनी वाइफ को बोले जो अब हम ठेकेदारी सब नहीं करेंगे, अब कुछ और करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। तो क्या करेंगे? तो हम बोले सब्जी बेचेंगे। उस अब ना ब्लिंकिट आया, इंस्टामार्ट आया, जो आप घर बैठे कर रहे हैं। हम इसको ट्राई किए थे 2016 में, जो पटना में जो हम होम डिलीवरी करेंगे सब्जी का, बिग बास्केट के तर्ज पे। तो क्या करते थे ना, मीठापुर सब्जी मंडी से सुबह सुबह सब्जी खरीद के लाते थे, उसको स्टॉक कर देते थे, एक डीप फ्रीज़र भी खरीद लिए थे और खुद से पंपलेट बांटते थे अपार्टमेंट सब में जाके। एसके पूरी हो गया, बोरिंग रोड हो गया, और सिक्योरिटी गार्ड को भी लालच देते थे, भाई तुम ऑर्डर करवाना, तुमको भी 2%, 4%, 5%, 10% देंगे। धंधा तो ऐसे ही चलता है। लेकिन हमको उसमें बहुत नुकसान होने लगा 2-3 महीने तक। मतलब जितना लाते थे उतना ऑर्डर नहीं आता था, बर्बाद होने लगता था। तो हम क्या करते थे ना, गर्दनी बाग का रोड नंबर 1 में जाते थे, बोरा बिछा देते थे, जितना सब्जी मेरा बचता था सबको बेच देते थे, जिस भाव में लाते थे उसी भाव में। और
वहाँ भी हम कंपटीशन करते थे, क्योंकि जो बाकी बेच रहा था वो तो प्रॉफिट गेन करके बेचेगा, 10%, 15%, 20% मार्जिन रखेगा, हम सेम प्राइस में बेच देते थे। तो हम जैसे ही जाते थे सब चिढ़ता था, आ गया ये ख़त्म करके निकल लेगा, बाजार खराब करेगा, बाजार खराब करने के लिए। 3 महीना के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से दिमाग में आया, जो सब्जी का जो आइटम है वो महिलाओं के पल्ले है। और महिलाएं जो पटना में है वो शाम को निकलना चाहती है, खुली आसमान में सांस लेना चाहती है, वो बंद कमरे में बंद है दिन भर, तो सब्जी एक बहाना है उसको घर से बाहर निकलने के लिए। तो उसके बहाने को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो हम गलत दिशा में दिमाग लगा रहे हैं। फिर मुझे लगा ना, उस समय ओला उबर पटना में आ चुका था, ओला आ चुका था शायद, उबर नहीं आया था। तो मुझे लगा जो काम ओला कर रहा है, ये काम अगर हम रूरल बिहार में जाके करें तो कैसा रहेगा। तो मेरे पास कुछ था नहीं। सबसे पहले हम एक कार खरीदे, और उस कार के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों को बताते हैं। जब हम कार खरीद के घर गए थे, तो आप उस परिवार में कार खरीदे हैं ना, जो परिवार कभी दादाजी भैंस चराते थे, बाबूजी किसी का गाड़ी चलाते थे, रहने के लिए घर नहीं है ठीक से, उस पर एस्बेस्टस चढ़ा हुआ है, ठीक से घर प्लस्तर नहीं किया हुआ है। उसमें अगर आप कार खरीद के गांव जाते हैं तो माँ बाप तो जाहिर सी बात है वो खुश होंगे ही, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आप उन्नति करेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। बाकी ये चाचा मौसा मौसी सब दिखावा करता है, सब छलावा करता है, उस सब के माया जाल में मत आइएगा। वो दुनिया सजा देती है, दगा देती है, मजा लेती है। सिर्फ 2 ही हैं जो दुआ देते हैं और तुम्हारी तरक्की की कामना करते हैं, माता पिता और तुम्हारे शिक्षक। तो जब हम गांव गए तो बाबूजी बहुत खुश हुए थे। तो जितने भी लोग उधर से गुजर रहे थे ना, उन सारे लोगों को पापा बता रहे थे, देखिए गाड़ी लिया है मेरा बेटा। तो ठीक है, लेकिन पहले अभी घर बनाना चाहिए, गाड़ी नहीं, गाड़ी ज़रूरी नहीं था, पहले घर होना चाहिए। सबका यही आंसर था, जिनको भी पापा कार दिखाते। तो लास्ट में हमको लगता है पापा भी ये मान लिए होंगे जो नहीं, पहले इसको घर ही बनाना चाहिए था। हम किसी को कोई आंसर नहीं किए, हम गाड़ी क्यों ले रहे हैं, क्या मेरा विज़न है, क्या पागलपंती है दिमाग में। हम अपना बस सबका सुनते गए और बोले अच्छा समय आएगा तो घर भी बनाएंगे। आपको बता देते हैं, आज भी मेरा घर नहीं बना हुआ है, लेकिन उस घर के सामने हम 4 गाड़ी खड़ा करते हैं, ऑडी, होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, फोर्ड एस्पायर। और बिहार में हज़ारों लोगों के दरवाजे पे एक गाड़ी खड़ा कर देते हैं। जब वो फ़ोन करें, एप्लीकेशन से बुक करें, उनके दरवाजे पे गाड़ी जाके खड़ी हो जाती है। उस दिन अगर हम अपने थाउट उन लोगों को बताते या रिप्लाई देते उनके क्वेश्चन का, जो हमारे शुभ चिंतक थे, जिसको हम लोग शुभ चिंतक बोलते हैं, तो वो क्या कहते हैं पता है? इसको रांची भेज दो, पागल खाना भेज दो, पगला गया है, कुछ नहीं होगा। उसी गाड़ी से हम एक कंपनी शुरू किए थे, पहली कंपनी आर्यागो, 2016 में। आर्या मेरी बेटी का नाम था, थोड़ा आर्या बेटी का नाम है, और गो उसमें लगा के थोड़ा सा क्रिएटिव करके आर्यागो से ट्रेडमार्क ले लिए थे। 2016 में स्टार्ट किए थे, 22 में उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा ब्रांड बना ट्रांसपोर्टेशन में। अब समझिए, बहुत बढ़िया, जो 400-450 टैक्सी का नेटवर्क, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा। किस साल की बात है ये? 2022 तक। 16 में स्टार्ट किए थे, 22 में, और कोई फंडिंग नहीं, बूट स्ट्रैप था। 21 में जब दरभंगा हम लोगों को स्टार्ट करना था तो 20 लाख रुपए 10-10 लाख करके 2 आदमी से लिए थे। बाद में उसी दोनों आदमी को कंपनी दे के फिर से कंपनी छोड़ दी है। अब समझिए आप, जो लोग आपको बोलेगा जिसका टिकता नहीं है पैर, होता है ना गांव में कमेंट, जब आप रूट चेंज कर रहे होते हैं, उनको आप जो अपनी आंखों से सपना देख रहे हैं वो कोई और नहीं देख सकता है, ना ही किसी को आप दिखा सकते हैं। वो कहते हैं ना, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो पीछे आप भूल जाइए क्या हुआ। ये दोनों बात है ना, जैसे कि कोई कह रहा है कि पाउंड टिकता नहीं है, और एक होता है सीरियल एंटरप्रेन्योर। अमेरिका में उसको कहा जाएगा कि ही इज़ ए सीरियल एंटरप्रेन्योर, ये एक जगह रुकता नहीं है, ये हमेशा नया नया शुरू करता जाता है। इलॉन मस्क सीरियल एंटरप्रेन्योर है। हमको उस समय जो था ना, जब हम आर्या को चला रहे थे, तो बिहार का रियल प्रॉब्लम दिखा। जब आप काम करते हैं ना, तब एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम दिखेगा, क्या प्रॉब्लम है। आप ट्रेडिशनल में उसको कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे हम कहते हैं हमेशा, जो अगर आपका
बिजनेस मॉडल हीरो है तो कैग हमेशा आपका जीरो रहेगा। कैग कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को। आज आपको बताते हैं रोडवेज का कैग जीरो है, और ये कोई बिहार में दावा नहीं कर सकता है जो मेरा कैग जीरो है। सबको ऐड चलाना पड़ता ये है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जितने स्टार्टअप चल रहे हैं उनका सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तुम कोई सोल्यूशन ले आओ, तुमको कस्टमर को बताने के लिए कि सोल्यूशन तुम लाए हो, तुमको करोड़ों रुपए का तुमको चाहिए बर्न रेट, कि तुमको बर्न करना पड़ेगा। तो आर्यगो चलाने के दौरान ना मुझे पता चला जो बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है, ये सारे लोग मानते हैं। पलायन सिर्फ मजदूर नहीं कर रहे हैं, आप भी करेंगे पलायन। इंजीनियरिंग करके, MBA करके, ब्यूरोक्रेट्स भी पलायन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो है वो कोई यूपी में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, सब पलायन। मतलब हमको लगा जब यहाँ लोग इतना पलायन कर रहे हैं तो टैक्सी इंडस्ट्री छोटा क्यों है, वाई। हम इसका कारण ढूंढने लगे तो मुझे लगा पलायन वन वे लोग कर रहे हैं। एक बार जा रहे हैं, 6 महीने बाद वापस आएंगे, 8 महीने बाद वापस आएंगे। और जो एवरेज इनकम है ना लोगों का जो पलायन करके बाहर जा रहा है वो 30 से 35 हज़ार है। अगर आप उसको एवरेज निकालें, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है। तो मुझे लगा ना टैक्सी को बजट फ्रेंडली करना है। वो कहते हैं ना लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। जैसे इसका लाइव एग्जांपल है जियो। जब हम लोग 2011-12 में इंटरनेट लेते थे तो 1 GB मिलता था 200-250 रुपये का। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के तुरंत इंटरनेट ऑफ कर देते थे ताकि डाटा नहीं ख़त्म हो जाए। अभी वो आया और आपको आदत लगाए, आप 2 GB डेली उर्फी जावेद का रील देखने में ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो लेकिन डिजिटल इंडिया का जो नींव रखा, उसको जो एग्जीक्यूट किया वो जियो किया। इस चीज़ को मानिए, भले ही आप उसका बेटा का शादी हुआ तो हम आप गाली दे दिए, लेकिन इंटरनेट का रिवॉल्यूशन वही ला के दिया इंडिया में। आज आप बैठे हुए टैक्सी बुक कर लेते हैं, खाना मंगा लेते हैं, माँ के लिए धनिया पत्ता ऑर्डर कर देते हैं ब्लिंकिट से, ड्यू टू रीजन जियो। तो मुझे लगा ना उस समय जो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो इसको सॉल्व करेगा वो बड़ा ब्रांड बना लेगा। और ये कस्टमर का बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। एग्जाम्पल, कोई दरभंगा से पटना आ रहा है, उस समय अगर पटना कोई आता तो टैक्सी का 5,000 रुपये भाड़ा देना पड़ता। वो टैक्सी वाले बोलता जो हमको जाना आना है, उधर से पैसेंजर नहीं मिलेगा, हमको कोई वहाँ जानता नहीं है, तो हम जाने आने दोनों का किराया लेंगे आपसे। तो मुझे लगा एक ऐसा अगर टेक्नोलॉजी बिल्ड किया जाए जहाँ कोई टैक्सी वाले किसी शहर में अननोन ना रहे, उसको हम लोगों तक रीच करा दें, तो इस गेम को हम पलट सकते हैं। तो मुझे लगा जो आर्यगो में करें, लेकिन आर्यगो में छोटा छोटा हम गलती किए थे। गलती ये किए थे 2021 में हम जो 2 लोगों से 10-10 लाख रुपए लिए, वो दोनों लोग, कोई गिट्टी बालू सीमेंट बेचने वाला था, कोई बैटरी बेचने वाला था। तो उसको विजन क्या होता है उसको वो पता नहीं है, उसको सिर्फ ये पता होता है जो हम इसके पार्टनर हैं। आप अगर स्टार्टअप बनाने जाएंगे तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आप अगर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आप किससे ले रहे हैं, उनके अंदर विजन या पैसेंस है या नहीं है। यहाँ मतलब आप 12 साल 13 साल 14 साल पढ़ाई करते हैं तब जाके आपको एक छोटा सा नौकरी मिलता है। उसी तरह आप ये सोचिए जब 12 साल 14 साल आप अपने धंधा को बनाने में लगाएंगे ना, तब वो जाके एक ब्रांड बनेगा। और जैसे बच्चों को लोग उंगली पकड़ के माता पिता चलना सिखाते हैं, फिर स्लेट पेंसिल हाथ में देते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं लिखाते हैं, फिर वो जाके उस लायक बनते हैं जो आप अपने माता पिता को बैठा के घर में खिला सकते हैं कमा के। तो उसी तरह आपका जो वेंचर होगा वो भी आपसे 10-12 साल मांगेगा, फिर आपको घर में बैठा के खिलाएगा, पूरी दुनिया घुमाएगा, लेकिन वो 12 साल आपको खुद स्ट्रगल करना होगा। तो मुझे लगा ना जो हम इसको एग्जिट करते हैं इस कंपनी को, हम 2 ऑप्शन रखे हैं उन लोगों के पास। पहला ऑप्शन रखे जो आप 20 लाख रुपए लगाए थे, 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, एग्जिट हो जाइए। 1 साल में 20 लाख का 1 करोड़, 25x रिटर्न कोई माई का लाल नहीं दे सकता था। तो उन लोगों को लगा ना, वो लोग देख लिए थे जो मलाई उसमें, जो चलो 10-12 लाख रुपये महीने का आ रहा है, 5-6 लाख एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, 3-4 लाख रुपया महीने का बचेगा, 50-50 लाख रुपया घर ले जाएंगे, मस्त मज़े में ज़िंदगी कटेगी। विजन तो था नहीं। तो मुझे लगा जब हमको त्याग करना चाहिए। और जीवन में एक चीज़ आप लोग भी सीख लीजिए, जो त्याग जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए नहीं है। तो जब हम आर्यगो को छोड़ रहे थे ना, तो मेरी माँ,
बाबूजी, क्योंकि सब मेरा मेहनत देखे थे उसको बनाने में, रात रात भर हम काम करते थे, खाना ठीक से नहीं खाते थे, तो सबके अंदर एक मायूसी सा आ गया था। कोई साधु बाबा के पास जाने लगे, कोई पंडित जी के पास जाने लगे, देखिए इनको दिमाग उमाग इनका ठीक है या सही में खिसक गया है। होता है ना एक प्रेम हो जाना, वो देख लिए थे। जो हम लोअर क्लास में पैदा हुए थे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना शुरू कर दिए थे, दरवाज़ा पे कार लग रहा था, तो सबको थोड़ा सा आपने अपनी इक्विटी बेच दी, उन लोगों को फ्री में डोनेट कर दिया। अच्छा, इक्विटी छोड़ दिया आप? फ्री में डोनेट कर दिया, क्योंकि आप उससे मतलब लीगल या टसल में पड़ना कुछ नहीं, क्योंकि पहला प्यार को आदमी भुला नहीं सकता है, उसको न मिटा सकता है। तो उसको, उस वेंचर को मिटते हुए नहीं देखना चाहते थे। हम चाहते थे या तो इसको एक्वायर कर लें इन फ्यूचर, या इनको जैसे चलता है वैसे इन लोगों को चलने थे। 10 लोगों का रोजी रोटी तो चल रहा है ना। और ड्यू टू रीजन आर्यागो आज तक रोडवेज लोकल राइड लॉन्च नहीं की है। जिस दिन कर देगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझिए उस इमोशन के कारण हम लोकल मार्केट में नहीं एंट्री ले रहे हैं। तो जब हम आर्यागो क्विट कर रहे थे तो किसी को पता नहीं था हम टैक्सी इंडस्ट्री में ही आने वाले थे। वो लोग भी खुश था, मज़े में था। जब तो अब एक छत्र मेरा राज चलेगा, एकदम हम सर्वोपरि हैं, लोग अब हमको जानेगा। उन लोगों को लगा ये कहीं ई कॉमर्स में चला जाएगा। एक सवाल मेरे मन में यहीं पे आ रहा है कि ये जो आपने एक रीजनल टेरिटरी नॉर्थ बिहार टारगेट किया, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, हाँ, और फिर वहाँ पर आपने अपना एक स्टार्टअप बिल्डअप किया, लेकिन वो तो कंफर्ट जोन इसलिए था क्योंकि वहाँ पर वो बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं किए थे, उनका वो विज़न वहाँ पर नहीं था अभी तक। तो वो एक मार्केट मिला हुआ था कि भाई एंजॉय कर लो, आप फर्स्ट मूव एडवांटेज। यहाँ एक सीख है बहुत बड़ा। अगर आप शून्य हैं और आपको लर्निंग करना है तो ऐसा बाजार ढूंढिए जहाँ कॉम्पिटिटर ना हो। वाह, क्या बात है। इसको फिलिप कॉटलर ने कहा है ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी। एक होता है रेड ओशियन स्ट्रैटेजी और एक होता है ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी। तो दिलखुश अभी जो बात कर रहे हैं दैट इज ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी, जहां पर आप बहुत कुछ ऐसा देख रहे हो। लोग इसको इस रूप में देखते हैं मैक्रो लेवल पर कि यूएस में अभी क्या हो रहा है, यूएस में ये बहुत अच्छा चल रहा है। वो चीज़ जो यूएस में भी हो रही है इंडिया में भी नहीं आई है, तुरंत लोग इंप्लीमेंट करते हैं। चाहे वो तुम्हारा डैशडोर को लोगों ने ब्लिंकिट के रूप में लाया कि यूएस में डैशडोर चल रहा है तो इंडिया में ब्लिंकिट आ गया, ठीक है। तो लोग उस तरह से मॉडल्स करते हैं। फिर जो चीज़ दिल्ली में चल रही है, मुंबई में चल रही है, वो पटना में लाए। जो पटना में चल रही है वो सहरसा में आपने शुरू कर दिया। आपने वहाँ अपना एक बेस बना लिया, एक फॉर्मिडेबल आपने साइज़ वहाँ पर बिल्डअप कर ली। तो अब अगर कल को वहाँ पर सहरसा में उबर जाएगा भी तो एक इनका एक नेटवर्क है, कंज्यूमर बेस है, ड्राइवर बेस है, कार बेस है, तो वो एक टफ कंपटीशन वहाँ पर रहेगा। तो आई थिंक ये एक, तुम लोग बहुत से गांव से आए हुए हो, रूरल एरिया से आए हुए हो, जो तुम देख रहे हो बाहर हो रहा है वो तुम अपने टेरिटरी में सोच सकते हो। तो वहाँ से हमको लर्निंग बहुत मिला आर्यागो से। कोई कॉम्पिटिटर था नहीं, खुल के गलती करते थे, सीखते थे उससे। क्योंकि आपको अनुभव लेने के लिए गलती आपको करना पड़ेगा। जब तक आप गलती नहीं करेंगे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो अनुभव बहुत ज़रूरी है। भी आपने ऐप बनाया था? हाँ, सारा चीज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। वहाँ आर्यागो का भी मोबाइल एप्लीकेशन था, आर्यागो का कॉल सेंटर था, डिफरेंट सिटी में उसका ऑफिस था। और जब हम पटना शिफ्ट हुए 1 अप्रैल को, जिसको वर्ल्ड फूल डे हम लोग बोलते हैं, मूर्ख दिवस को ही हम पहली कार भी खरीदे थे। मूर्ख दिवस को ही हम ये पटना शिफ्ट हो गए थे आर्यागो एग्जिट करके। तो 1 अप्रैल को हम यहाँ शिफ्ट हुए और सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी का टेक टीम बनाया। क्योंकि उस समय ये समझ में आ गया जो इस मार्केट में अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हम थोड़ा सा खुद से लर्न किए, फिर एक टेक टीम बनाया और 2022 में रोडवेज को लॉन्च किए। तो आर्यागो को बनाने में हमको 6-7 साल लगा। और अगर आज गूगल पे या ओला का AI है कृत्रिम, ट्विटर का ग्रॉक, किसी से आप पूछिए बिहार लार्जेस्ट मोबिलिटी कंपनी, वो रोडवेज ही बताएगा। चाहे वो ओला का कृत्रिम से जाके पूछिए। और ये 3 साल में हम इसलिए बड़ा मोबिलिटी में आ गए, बिहार में सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभरे, क्योंकि वो मेरा 7 साल का लर्निंग था। अभी रिसेंटली 4 महीना हुआ होगा, उबर का बिहार झारखंड का ऑपरेशनल हेड मेरे पास आया, अपॉइंटमेंट लिया। और जब वो आया तो मेरे पास जब कार्ड आया तो हम बोले ये क्यों आया है। मतलब हमको लगा कुछ जो हो सकता है वो जॉब छोड़ के रोडवेज ज्वाइन करना चाह रहा हो। तो जब वो आया
तो हम पूछे बताइए क्या बात है। तो सर हम आपके लिए प्रपोजल लेके आए हैं, मेरा जो कॉरपोरेट ऑफिस है वहाँ से चर्चा हुआ है जो बिहार में रोडवेज के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं। तो हम बोले वाह, क्या आप तो बहुत बड़े प्लेयर है, ग्लोबली बहुत बड़े प्लेयर है, फिर मेरे पास क्यों? तो बोला ग्लोबली हम बड़े प्लेयर हैं लेकिन बिहार में हमको अगर कोई दबा रहा है, कोई मार रहा है तो वो रोडवेज मार रहा है। और हमारे कंपनी का ये है जो अगर हम कहीं कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो हम बोले देखिए हम बिहार में पैदा हुआ है, बिहारी हैं, मुझे कंपटीशन पसंद है, कोलैबोरेशन नहीं है। हम अगर आज आपके ब्रांड को कोलैबोरेट करके आपके कस्टमर को, जिसको आपका ड्राइवर सर्व नहीं कर पा रहा है, उसको हम सर्व कर दे, तो कल क्या गारंटी है जो 5-7 मिलियन डॉलर लगा के आप हमको बर्बाद नहीं कर देंगे? मेरा सारा बेस आपके पास होगा। तो इसीलिए इतना, भले ही स्कूल ठीक से नहीं गया लेकिन बिजनेस का इतना नॉलेज हो गया है जो किसके साथ हाथ मिलाना चाहिए, किसके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो वो बेचारा वहाँ से चले गए। अब आते हैं हम लोग छोटा सा शार्क टैंक की कहानी पे। तो आपको 2 चीज़ शार्क टैंक में हम बताएंगे। पहला चीज़ जो शार्क टैंक का एक होता है जो आपको उसमें अप्लाई करना पड़ता है, उसका बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप ये होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, ऑडिशन वगैरह वगैरह। रोडवेज पहली कंपनी होगी जिसको शार्क टैंक खुद अप्रोच किया था, आप मेरे मंच पे आइए। और मेरे ऑफिस में जब फ़ोन आया तो 3 फ़ोन मिलने के बाद चौथा में उसको मेरा नंबर मिला। तो 3 फ़ोन मिला तो जो हमारे HR थी वो उसको बोली जो सर का नंबर हम लोग नहीं देते हैं। जनरली लोग ऐसे ही कॉल करके बोलते हैं ना, किसी को गाड़ी बुक करना हो तो थोड़ा दिलखुशी का नंबर दीजिए ना भाई, वो काम उसका वही कर देगा। तीसरा दिन वो बोले हम शार्क टैंक से बोल रहे हैं, ज़रा बोलिए दिलखुशी से, दिलखुशी का नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। हम बोले, हमसे पूछा गया, हम नंबर दे दिए। उधर से मैसेज आता है, उसको अभी भी रखे हुआ, हाय आई एम नीरज चंदानी फ्रॉम शार्क टैंक, आई गेट योर नंबर इन योर टीम। जिस मंच पे जाने के लिए लोग ऑडिशन सब दे के जाता है, फॉर्म फिलअप करता है, फॉलोअप लेता है, वहाँ से खुद अप्रोच कर रहा है, सामने से बुला रहे हैं, सामने से बुला रहा है। तो मुझे ना हमेशा हम पहले शार्क टैंक देखते थे और जब देखते थे तो बड़ा एकदम अंदर से प्राउड फील होता था। एक बात बताइए, मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, शार्क टैंक इनको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। कितने लोग देखते हो तुम लोगों से शार्क टैंक? बहुत लोग नहीं देख रहे हैं। एक्चुअल लर्निंग का प्लेटफॉर्म वही है। अगर आपके दिमाग में बिजनेस चल रहा है ना, तो आज की डेट में शार्क टैंक बिजनेस स्कूल है। उसके आने के बाद भी हमारा बाप समझता है स्टार्टअप क्या होता है, उससे पहले समझता ही नहीं था स्टार्टअप क्या होता है। वो जब देखना शुरू किया था उसको अरे स्टार्टअप, इक्विटी, फंडिंग, वो सब किसी को समझ में नहीं आता था। तो जब हम शार्क टैंक के में गए ना तो हम और सिद्धार्थ गए थे। सिद्धार्थ मेरा को फाउंडर है, मेरा भाई भी है, साढ़ू भी है। भाई में लड़ाई हो सकता है, बीवी के बहन में लड़ाई नहीं हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट चलता है ना, बहन बहन में नहीं होता है। तो हम दोनों तरफ से सेफ थे। तो वो NGT में था तो बोले हमको एक कोई ऐसा हैंड चाहिए जो जिस पे हम ब्लाइंड फेथ कर सके, उसके अंदर मतलब विश्वास कर सके, अटूट विश्वास। तो उसको हम जॉब छुड़ा दिए और पटना बुला लिए। तो उसके साथ हम गए थे। जब शार्क टैंक के मंच पे गए ना तो मतलब वहाँ एंट्री वाला जो पॉइंट था वहाँ मेरे आँख से आंसू निकल गया, क्योंकि हम सोचे हम शुरू कहाँ किए थे और कहाँ आके खड़े हैं। क्या बात, कल क्या होगा पता नहीं। मतलब जिस मंच पे जाना एक वहाँ आपको वो सहरसा याद आ गया, मेरा गांव याद आ गया, जहाँ लोग वॉशरूम करने के लिए जाता था जिस सड़क पे, वहाँ मेरा ऑफिस था। ऐसे समझिए, सुबह उठ के लोग हल्का होने के लिए वहाँ जाता था। आज भी वही, अगर आप एरियल व्यू देखेंगे ना गूगल पे जाके, वहाँ रोडवेज सहरसा HQ डालेंगे तो एरियल व्यू देखिएगा, देखिए चारों साइड जंगल है, बीच में एक घर है। उस घर में रोडवेज का आज भी ऑफिस है। उस समय जिस पहले RAO का ऑफिस हुआ करता था, आज भी रजिस्टर्ड ऑफिस रोडवेज का वही है और वही हम रखेंगे, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा विजन मेरा छुपा हुआ है। वो कभी हम मेरा एक बुक आ रहा है द पागल, वो पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इंतज़ार होगा। यहाँ एक चीज़ और मैं कहूँगा, सारे नॉलेज के बाद और सारे ज्ञान और अनुभव के बाद थोड़ा पागलपन, इमोशन, भावना का रहना। व्यापार जो होता है वो इमोशन से, फीलिंग से डिटैच नहीं होता है। दिस मैन इज़ फुल ऑफ इमोशन। अगर इनसे इनका इमोशन हटा दोगे तो फिर एक एकदम
एक ऐसा व्यापारी बच जाएगा जो कि भावनाओं से विहीन होगा और वो शायद ग्राहक की भावना को समझ नहीं पाएगा। कंज्यूमर को, एम्प्लॉय को समझने के लिए इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। मैं सही समझ पा रहा हूँ? हम कहते हैं जो जैसे वो एक फिल्म का डायलॉग था, जो फिल्में 3 वजहों से चलती है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। किस फिल्म का डायलॉग था? हाँ, हम कहते हैं फाउंडर्स 3 वजहों से जिंदा रहते हैं, पागलपंती, पागलपंती और पागलपंती। क्या बात है। जिस दिन पागलपंती उसके अंदर से खत्म हो गई है, जिस दिन पागलपंती उसके अंदर से खत्म हो गई, उसकी कहानी वहीं द एंड हो गया। तो इसीलिए फाउंडर के अंदर पागलपंती मिलेगा। तो जब उस मंच पे हम गए तो हमको वो गांव का वो सीन याद आ गया, जो वो गाय के गोहाली में बाइनर टांग के हम आर्या को शुरू किए थे। और जिस मंच पे जाना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा सपना होता है, उस मंच पे हम पहुंच गए, वो भी बिना एफर्ट लगाए हुए, खुद से बुला के। तो भगवान कुछ ना कुछ तो चाह रहे हैं। उसके बाद मेरे मन में कहीं से ये नहीं था जो फंडिंग लेना है हमको। जो रियलिटी था ये था, जो सीजन 1 सीजन 2 हम पूरा देखे थे और बिहार का कोई भी स्टार्टअप वहाँ डील क्रैक नहीं कर पाया। एक होता है ना कमिटमेंट लेना, वो नहीं कर पाया था। वो झाजी अचार का कहानी क्या है ना, मंच पे उनको फंडिंग नहीं मिला था। बाद में झारखंड एंजल नेटवर्क जो है वो उसके लिए फंड रेज कर रहा था। तो विनीता और नमिता ये अप्रोच की जो हम 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, और इसको शार्क टैंक के मंच पे दिखा देंगे, जो घर पे जाके हम लोग फंडिंग दिए। तो ऑन मंच डील क्रैक नहीं था। तो मेरे मन में भी यही था, जो बिहार में ये लोग अभी भी समझ रहा है, जो बिहार सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और मजदूर प्रोड्यूस करता है, एंटरप्रेन्योर के लिए बिहार अभी नहीं है। ये तो हम लोगों की अभी भी गलती है ना, हमारे अंदर काबिल हम इतने हैं जो हम जाके दिल्ली बनाए, मुंबई बनाए, बेंगलोर बनाए, जब घर बनाने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, कोई नहीं वापस आना चाहता है। मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ। मैं कई कार्यक्रमों में गया और मैं हमेशा इस चीज़ को मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर अगर कोई एडवोकेट हैं तो कहते हैं कि हमारे बीच अधिवक्ता ये हैं, अगर वहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेट है तो बोलते हैं अधिकारी हैं, पुलिस के हमारे अधिकारी हैं, वहाँ नेताजी के लिए तो भारी सम्मान होता है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन है, तो उसको बिजनेसमैन या व्यापारी नहीं बोलते हैं, उसको बोलेंगे समाज सेवी हैं। तो हमने अपने राज्य में स्थिति ये बना रखी है कि बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बोलने में भी नहीं बनता है, वहाँ पर उसको समाज सेवी बोलना पड़ता है, क्योंकि बिजनेसमैन बोलने से बोलता है तो बिजनेस करता है। तो बिजनेस कर, हाँ दलाल है, बिजनेस है, प्रॉफिट करता है। अगर प्रॉफिट कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? आज अगर दिलखुश प्रॉफिट नहीं करेंगे तो इनका एंटरप्राइज में नए नए ऑफिसेज, नए नए, फिर तो वो बंद हो जाएगा। प्रॉफिट जो है उसको एक रॉन्ग टर्म हमने बना लिया, हमने गलत टर्म बना लिया कि प्रॉफिट करना, वो कहते हैं ना ये मुनाफा करता है, बहुत ख़राब बात है ये। तो भाई अगर कोई आज बड़े से बड़े देश, अमेरिका हो, चाइना हो, वो अपने यहाँ पर प्रॉफिट को बुरा, तुम लोग बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने आए हो, तुमको तुम्हारे हिसाब से क्या है, प्रॉफिट सही है कि बुरा है? ऑल ग्रोथ, ऑल डेवलपमेंट विल कम फ्रॉम दैट प्रॉफिट, एंड मार्केट विल ऑलवेज इंश्योर कि तुमको उतना ही प्रॉफिट मिल पाएगा जितना प्रॉफिट तुम अब्जॉर्ब कर सकते हो। और अगर ज़्यादा प्रॉफिट तुमको मिलेगा तो नए प्लेयर्स वो एंटर करेंगे, वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस रहेगा। लेकिन ये माइंडसेट हमको अपना चेंज करना पड़ेगा। और इसी माइंडसेट के कारण कोई फादर जो है वो अपने बेटा को बिजनेस करने नहीं देता है, उसको बोलता है बेटा कोई नौकरी कर ले, कोई सरकारी नौकरी कर ले, बिजनेस मत करो। क्योंकि उसके एक सामाजिक स्वीकारिता, वो प्रॉफिट और पैसा बात की बात है, समाज के स्तर पर जब रिस्पेक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक नौजवान जो है वो बिजनेस की तरफ बढ़ता नहीं है। तो जो शार्क टैंक में देखते हैं ना हम लोग, वो 17-18 मिनट दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में पिच होता है 1 से 1.5 घंटा का। वो एकदम लाइव चलता है, कोई रीटेक ये सब कुछ नहीं। कोई ये जो कहते हैं ना, मतलब एक माइंड में होता होगा जो कैमरा लगा है, बोला एक्शन, फिर आप बोलना शुरू, स्क्रिप्ट भी नहीं होती, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आपको जो भी बोलना है वहाँ आपको, क्योंकि देखिए वहाँ जो भी बैठे हुए हैं ना, वो धंधा बना के बैठा हुआ है। वहाँ कोई बिलियनर है, कोई मिलियनर है, कोई 20 साल से इंडस्ट्री में है, तो उसको आप कुछ भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो मेरे मन में कहीं से भी ये नहीं था जो मुझे फंडिंग लेना है। बस हम इस बात से ही थे जो फंडिंग लेके भी तो मार्केटिंग ही करेंगे। इस चैनल पे एक बार आ जाए तो ऑलरेडी मार्केटिंग हो जाएगा। हमारा टारगेटेड ऑडियंस ही था जो बाहर रह रहे हैं लोग,
जो साल में एक बार दो बार बिहार आते हैं, मेरा ऑडियंस ही वही है। तो हमको लगा वहाँ मेरा अच्छा प्लेटफॉर्म, वहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम पिच कर रहे थे ना, तो बहुत सारा सीन तो उसमें कट हो जाता है, वो लोग फिल्टर करके 17-16 मिनट का दिखाता है। तो जैसे हमको वो विनीता पूछी थी, वो सीन दिखाया गया है जो अगर ये अनुपम मित्तल, उनका ओला में अच्छा इन्वेस्टमेंट है और अर्ली स्टेज में इन्वेस्टर हैं वो, उसमें सैकड़ों करोड़ का वैल्यूएशन है हाँ उसका। तो वो हमको बोले थे जो कल अगर बिहार में ओला सेम करने लगेगी तो क्या करेंगे, तो हम उसको आंसर किए थे बिहारी है देख लेंगे। क्या तो वो उनको ईगो पे लगा था। तो हम उनको बताए जो हम इसलिए आपको ऐसा बोले क्योंकि बिहार का एटीट्यूड, बिहार के लोगों का बिहेवियर हम बेहतर समझ सकते हैं, ना कि आपका वो वहाँ दिल्ली में नोएडा में 16 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ के इशारा करके मार्केट एनालिसिस करने वाले लोग नहीं समझ पाएगा। तो बिहार में अगर वहाँ पे कोई किंग होगा इस इंडस्ट्री का तो वो हम होंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ बोले थे। यही एटीट्यूड जो है वो काम आएगा। और उसके बाद इनका था, अमन गुप्ता का एक क्वेश्चन था जो भाई आपका रनवे बहुत छोटा दिख रहा है हमको और ये रिस्की टेरिटरी में जाएगा, तो उसका भी आंसर हम किए थे जिसको काट दिया गया था। तो हम बोले थे रनवे बड़ा हो तो नैशिखवा जो पायलट होता है वो भी इजी वे में लैंडिंग करा सकता है, टेकअप कर सकता है। मजा तब है जब रनवे छोटा हो टेक ऑफ और टेक ऑफ रिस्की हो। तो आपको बता दे जो रोडवेज शार्क टैंक में गई थी वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, बर्न कर रही थी 4 लाख रुपए महीने की, वो अभी प्रॉफिटेबल है और एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का हम लोग प्रॉफिट जनरेट किए हैं। तो वहाँ से एक बात मेरे दिल पे लगी, और चूंकि मुझे ऑफ़र मिला रितेश अग्रवाल का और विनीता सिंह का, हम वहाँ ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि एक जो माइंडसेट था लोगों का, बिहारी उस मंच पे डील क्रैक नहीं कर सकता, अभी भी इसमें भी चौथा में भी नहीं कर पाया। चौथा अभी चल रहा है ना सीजन, उसमें भी नहीं बिहार से कर पाए कोई। बिहार के लोग बाहर से स्टार्टअप करके किए हैं, बेंगलोर से किए हैं, दिल्ली से किए, बिहार बेस्ड स्टार्टअप नहीं कर पाया। तो वो नैरेटिव हमको तोड़ना था जो हम वहाँ पे तोड़ दिए, और बाद में जब ड्यू डिलिजेंस की बारी आई तो हम डिनाई कर गए। हम बोले जो नहीं, 5% इक्विटी का मुझे पता है क्या वैल्यू होने वाला है अगले 3 साल में। तो हम फोकस्ड किए प्रॉफिट जनरेट करने पे, हम फोकस किए अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस एक्सपीरियंस कराने पे, फोकस किए हम ड्राइवर के लिविंग स्टैंडर्ड को बदलने पे। आज भी बिहार में 12-14 हज़ार में ड्राइवर काम करता है, लेकिन आपको बता देते हैं आप जब MBA करके कहीं निकलेंगे तो 20-22 हज़ार रुपये में स्टार्ट होगा आपका। बोलेगा पहले 6 महीना सीखो। हम अपने ड्राइवर को 30 हज़ार रुपये महीना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको उसके एक्सपीरियंस को कोई यूज नहीं करता था। हम ऐसे ड्राइवर को नहीं चुनते हैं जो 6 महीना पहले गाड़ी सीखा है, हम देखते 5-6 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है। फिर वो मेरे मतलब पहली ऐसी कंपनी होगी रोडवेज पटना में, बिहार में या पूरा इंडिया में, ड्राइवर का जो है इंटरव्यू लेती है। आपका मॉडल क्या है? हमारा मॉडल है जो हम लोग गाड़ी लीज कर लेते हैं। अच्छा, गाड़ी आपने लीज पे ले ली? लीज पे ले ली, और ड्राइवर हम हायर करते हैं। इन द नेम ऑफ द कंपनी? हाँ, इन द नेम ऑफ कंपनी। कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती जा रही है? नहीं, वो कंपनी के बुक में नहीं आएगा, रेंटल लीज हुआ ना एक तरह से। अच्छा, उसको हम पे करेंगे ना हर मंथ। समबडी एल्स आप ओन कर रहे हैं, हम आपसे रेंटल लीज कर लिए। रेंटल लीज पे आप? हाँ, हम उसको चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे, गाड़ी आपकी। एक तरीके से आपका खाली ऑपेक्स बढ़ा। हाँ, आपका जो है वो जो बुक्स में जो लोन साइड है वो आपका नहीं हुआ। लोन कंपनी एसेट नहीं बढ़ा। एसेट नहीं बढ़ा, हमको बढ़ाना भी नहीं, लाइट एसेट मॉडल रखना। लाइट मॉडल कहते हैं इसको। हाँ, ALM, एसेट लाइट मॉडल। तो बस उसी मॉडल पे हम लोग गए, और हमको लगता है जो रितेश अग्रवाल हमको एक चीज़ बोले थे, जो दिलखुश अविनिटी बस में बोले थे, जो यहाँ तुम बहुत छोटे प्लेयर हो तो मेरे पास आके पिच कर रहे हो। हम यहाँ से पिच सुन के जाएंगे तो फिर हम किसी और के पास जाके पिच करेंगे। ये वैल्यू का जो गेम है ना, ये लोगों को मूर्ख बनाने का गेम है। इसमें क्या है, जो जैसे लाइक अभी एक कंपनी ब्लू स्मार्ट डूबी है, वैल्यूशन के गेम में डूब गई, बहुत वैल्यूशन करा लिया था उन्होंने, पैसा फर्जात लुटा दिया। अभी अगर जिप्टो आपका कह देते हैं, अगर वो 1-2 साल में IPO नहीं लाया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप कब तक दूसरे का पैसा लेके कस्टमर पे लुटाते रहोगे? आपको तो आज नहीं कल पैसा बनाना ही बनाना है।
तो हम पैसा बनाने वाले मॉडल पे फोकस किए। हम ये सोचे जो हमको धीरे धीरे ग्रोथ चाहिए, हम सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल मॉडल पे काम करेंगे। तो हम लोग उसी मॉडल पे काम किए और 3 साल में रोडवेज को प्रॉफिटेबल बनाए। 4 लोगों से जो 300 स्क्वायर फीट था जब हम रोडवेज स्टार्ट किए थे कोवर्किंग में, आज 4 फ्लोर का ऑफिस है। कभी आइएगा, टूर कीजिएगा। इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं ना, आइए कभी आप लोग टूर कीजिए। हम लोग नीरज अगला इंडस्ट्रियल विजिट में रोडवेज के ऑफिस में भी चलना है। और ये भी जो सबसे अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे आपको ये मिलेगा देखने को, जो वर्क कल्चर जो वहाँ पे है, वो कोई किसी का बॉस नहीं है वहाँ पे, सब आज़ाद है, स्वतंत्र है, जिसके मन में जो आइडिया आ रहा है सब एग्जीक्यूट कीजिए। आप कैंपस में आइए, देखिए कितना पागल है, काम लायक पागल है, ऑफर करिए। आएंगे हम कैंपस में। चलो इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए भाई। और रोडवेज 2028 में आईपीओ ला रही है एमएसएमई से। क्या बात है। पहली स्टार्टअप होगी रोडवेज बिहार में जो चार्टर अकाउंटेंट को इन हाउस कर ली है, और ये जिम्मेदारी दी है जो हमको 28 में आईपीओ चाहिए, जितना कंप्लाइंस है सबको मेंटेन करो। सही है। और चोरी नहीं करते हैं हम लोग, हम एमएसएमई से लेके आएंगे, हमारा बहुत ज़्यादा का नहीं है, हम पब्लिक का पैसा लेके बना लेंगे। इन्वेस्टर से फंडिंग के लिए अभी हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ना कभी सोचना है। 4 करोड़ रुपए पे हम एक चीज़ सोचिए कि जो आपका इन्वेस्ट करेगा आपका आईपीओ, उसको रिटर्न कैसे मिले ये सोचना है। देखिए मेरी सांस अगर चलती रही ना तो रिटर्न कई गुना मिलेगा। बस हम पहला राउंड हम लिए थे, जो पहला राउंड हम लिए थे 2022 में जब कंपनी बनाए थे रोडवेज, तो विद इन 1 मंथ 4 करोड़ के वैल्यूएशन पे कंपनी बनते ही 4 करोड़ के वैल्यू क्रिएट किए थे। और अभी जो मुझे फंडिंग का ऑफर मिल रहा है वो 400 करोड़ के वैल्यूएशन पे मिल रहा है। क्या बात है। तो ये खुद प्रूफ करता है जो आप मार्केट में क्या छाप छोड़े हैं। लोग अगर गूगल करता हु इज दिलखुश कुमार तो दिखाता है स्टार्टअप किंग ऑफ बिहार। तो ये तब पॉसिबल हुआ जब हम सीरियल एंटरप्रेन्योर बने। स्टार्टअप किंग ऑफ बिहार, एक बार इस लाइन में भी ताली बजनी चाहिए। और जब हम ये आईपीओ का प्लान कर रहे थे तो हम माइंड में एकदम सेट कर लिए थे जो स्मूथली चलेंगे, प्रॉफिटेबल लेके जाएंगे। और जो लोग मुझे एंजल राउंड में मेरे साथ पार्टिसिपेट किए थे एज ए इन्वेस्टर, तो हम 2 कंडीशन रखे थे उनके पास। बोले थे पैसा लगा के भूल जाइएगा दिलखुश कौन है, वो आपका फ़ोन भी उठाएगा, क्योंकि मुझे धंधा बनाना है, आपको खुश नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं मुझे कोई तेल लगाए, मक्खन लगाए, रिपोर्टिंग करे, तो आप रॉन्ग जगह पे हैं। आप अच्छे जगह जाइए, अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए मैं आपको फ़ोन करके आपका हालचाल पूछने वाला हूँ या आप मुझे फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछेंगे। फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टर कौन थे आपके? बहुत सारे लोग थे उसमें। पहला एक ही राउंड लिए थे, वो मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू लिए थे। उसमें अरविंद झा सर उसको लीड कर रहे थे, और लगता है उसमें 22-23 लोग मिला के उसमें किए थे। कोई लाख रुपए, कोई 1.5 लाख। हाँ, वो फुल इन्वेस्टमेंट था। और सबको अभी हम ऑफर करने वाले हैं, लेकिन कोई एग्जिट लेने को तैयार नहीं है। एग्जिट ऑफर आप दे रहे हैं, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। सब कहता है जो नहीं, अभी नहीं आईपीओ के बाद। तो वो कॉन्फिडेंस उस इन्वेस्टर में आया, जो कॉन्फिडेंस के लिए हम उनको बोल के आए थे जो आप हमको कॉल मत कीजिएगा, हम भी आपको कॉल नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है हम कहते हैं ना, जब आपको धंधा बनाना हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अभी कुछ देर पहले बिजनेस की बात हो रही थी, सर बता रहे थे, हम आपको बोलते हैं क्यों बिजनेसमैन ज़रूरी है। आप 4 भाई हैं घर में, 3 भाई कमाने वाला नहीं है, वो इतना ही कमाता है जो बीबी का टिकली सिंदूर खाना कर सकता है। वो कोई इंफ्रा नहीं बना सकता, ना घर बना सकता है, ना वो मतलब कुछ भी विशेष सुविधा खाने के अलावा वो नहीं दे सकता परिवार को। और एक लोग है जो अच्छा कमा रहा है और धीरे धीरे आपके लिए घर बना रहा है, बिजली लगा रहा है, सोलर लगा रहा है, लाइट लगा रहा है। तो जो घर का गार्जियन होता है ना, वो उसी बच्चा को बोलता है बेटा थोड़ा और एफर्ट लगाओ, इन लोग को थोड़ा और सुविधा दे दो। वही होता है बिजनेसमैन और सरकार। सरकार को पता है जो कितने % टैक्स पेयर है हमारे पास,
बाकी जो हम लोग राशन लेते हैं, बिजली आ रहा है मेरे पास, सड़क आ रहा है, इंफ्रा आ रहा है, वो यूज सब कर रहा है, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? अगर अंबानी और अडानी को हम लोग आज गाली देते हैं, आज वो अगर शट डाउन हो जाएगा ना, पता है क्या होगा? जीडीपी का ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो सरकार को पता है जो बेटा मेरा कमाऊ है उसको और थोड़ा सा पुटअप कर दें, तुम और कमाओ और हमको दो, ताकि बाकी लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, जो सरकारी अस्पताल में 5 स्टार वाली सुविधा होना चाहिए, तो इसके लिए वो सुविधा कैसे जनरेट होगा? जब वो ज़्यादा कमा के देंगे तब होगा। तो सरकार यही कर रही है। तो एक एंटरप्रेन्योर का यही रोल होता है, जो अगर आप काम कर रहे हैं, हम किसी किराना दुकानदार के पास भी जाते हैं तो बड़ी अदब से उससे बात करते हैं, क्योंकि वो 1-2 लोगों को रोज़गार दे के रखता है। गांव घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो 2-4 लोगों को, 5 लोगों को रोज़गार दे के रखा। वो अच्छा है, वो खुद के बारे में भी सोच रहा है, उन 4 लोगों के बारे में भी सोच रहा है, टाइम पे उसको वेतन मिल रहा है, टाइम पे उसको हर सुविधा उसको दे रहा है। तो बिज़नेस बहुत ज़रूरी है। तो अपने इंडिया को चाहिए 1% यूथ, 100% की बात नहीं कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयर बने। लेकिन अगर आपके दिमाग में बिज़नेस आता है तो आप 3 चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये इसको जैसे आप लोग भी देखते होंगे ना, जो आपको अपने बिजनेस से इस तरह का मोहब्बत हो जाना चाहिए, आपको अपने पैशन से, आपको अपने सपने से, वो मोहब्बत जिसमें डर का कोई जगह ना हो। जैसे किसी लड़की से प्रेम होता है तो बाप माई का चिंता किए बिना लेके भाग जाते हैं और फिर उसी लड़की से वीडियो बनाते हैं और कहलवाते हैं जो हम अपने मर्जी से आए हैं, मेरा पीछा मत करना। एक एग्जाम्पल हम बोलते हैं। आप इनको क्रैश कोर्स सिखा रहे हैं? नहीं। वही मोहब्बत आपको आपके सपने से होना चाहिए, जो आप अपने बाप को डट के बोले, जो हम आपको छोड़ सकते हैं आपके सपनों, अपने सपनों को नहीं। बहुत बड़ी बात। क्योंकि जिस दिन आप उसको पा लेंगे, साकार हो जाएगा आपका सपना, उस दिन फिर वही बाप प्राउडली हर जगह जाके बोलेंगे जो ये मेरा बेटा है। नहीं, आपकी पूरी कहानी में मेरे को एक चीज़ बार बार दिख रही है कि पैशन तो है लेकिन कॉन्फिडेंस भी है। कॉन्फिडेंस ही बिकता है। ये जो फादर को बोलने की बात कहते हैं, ये क्या नाम है, किसी की बात नहीं मानेंगे वो बात कहते हैं, ये अपने इन्वेस्टर को बोल देते हैं कि हमको फ़ोन मत करना। इन्वेस्टर नाराज़ नहीं है उस बात से, क्योंकि वो देख रहा है कि ये कॉन्फिडेंस है इनका, और लोग कॉन्फिडेंस के पीछे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो इनका बिजनेस मॉडल बाद में समझा, हो सकता है कि इनका कॉन्फिडेंस देख के बोलेगा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस पे तो पैसा लगाया जा सकता है। और कॉन्फिडेंस का छोटा सा राज है, हम आपको बताएंगे, आपके अंदर भी आ जाएगा, बहुत आएगा। पता है, मतलब इस धरती पे करोड़ों साल से इंसान है ना। इस 150 साल में जितना विकसित हुआ है, हम लोग बचपन में पढ़े थे 40,000 साल से वो क्या कहते हैं, जो मानव है जिसको होमोसेपियंस कहा गया, हाँ, तो 40,000 साल का इतिहास है। ये अलग बात है कि 70 साल पहले भी 40,000 था, 50 साल पहले भी 40,000 था, आज भी बच्चा 40,000 पढ़ रहा है। उस पीरियड में जो इंसान थे वो उतना तेज़ी से नहीं डेवलपमेंट कर पाए थे जितना हम लोग पिछले 150 साल से कर रहे हैं। तो आप लकी हैं जो आप इस सदी में पैदा हुए हैं। दूसरा, जो आपको पता है आप कब मरने वाले हैं, नहीं किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है। तो जब मुझे पता ही नहीं है मेरे पास समय कितना बचा हुआ है, तो जो समय बचा हुआ वो खुद के सपनों को साकार करने में क्या बात है, क्या बात है। आप जब कभी बनारस जाने का मौका लगेगा ना, तो बनारस जाइएगा, वहाँ देखिएगा जो जहाँ लाश जलते रहती है, मणिकर्णिका घाट, वहाँ आपके अपने जो आपको जलाने के लिए जाते हैं ना, वो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, पहले मेरा बारी आएगा, पहले मेरा बारी आएगा। आपके मरने के बाद वो 15 मिनट भी आपको झेलने को तैयार नहीं है, जिसको आप अपने कहते हैं। वो आग के हवाले करके आएंगे, 10 दिन 15 दिन मायूस रहेंगे, 16वां दिन कपिल शर्मा का शो चलेगा, मस्त ठहाका चलेगा। यही हकीकत है। कोई किसी को याद करने वाला नहीं है तब तक जब तक कि आप कुछ छाप छोड़ के नहीं जाएंगे। ये रियलिटी है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी
आपको मृत्यु से, गिरने से, ये लाज शर्म का भय सब त्याग देंगे ना, उस दिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आप जो चाहेंगे उसमें हाथ आजमा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हारेंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे। हारता वो नहीं है जो लुढ़क गया, हारता वो है जो गिर के फिर से खड़े होने का प्रयास नहीं करता है। तो हमको तो कभी कभी लगता है जो हम डूब के जाएंगे कहाँ। मेरा सपना घर बनाने का नहीं था, सपना मेरा महल बनाने का था। ऐसा जो घर हो तो लोग बोले नहीं ये दिलखुशबा का घर है। तो गांव में लोग क्या बुलाते थे? दिलखुशबा बुलाता था। अच्छा। अरे स्कूल में जब हम जाते थे ना, मेरा नाम इतना मतलब वाहियात नाम था। हाँ, जो लड़की लोग तो देख के हंसने लगती थे, आ गया दिलखुशबा। मेरा भाई का नाम था मनखुश, तो दिलखुशबा मनखुशबा आ गया। आज ये नाम एक ब्रांड है। आज अगर गूगल पे कोई सर्च करता है, इस नाम को सर्च करता है, चाहे गूगल हो चाहे एआई, किसी भी फील्ड पे आप लोग सर्च करके देख लीजिए हु इज़ दिलखुश कुमार, तो आता है वहाँ स्टार्टअप किंग ऑफ बिहार। वो दौर था मेरा, उस समय हो सकता है हमको बुरा लगता हो, लेकिन अब वही जब हमारे बैच का जो स्टूडेंट है, जो लड़की सब है, वो जब कैब बुक करके जाती है बनगांव, तो ड्राइवर को कहती है तुम्हारा फाउंडर मेरे साथ पढ़ा है, फिर भी डिस्काउंट नहीं करवाते हैं। तो भाई एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी यही होती है। हम लोग खुद खुश हो लेते हैं जब हम लोग को लगता है हार रहे हैं, तो कंधा नहीं ढूंढते हैं किसी का जो सर रख के रोएं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं निकलने का। तो आप लोग को भी जीवन में कभी अगर समस्या है तो 4 लोगों को मत ढूंढिए जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे या आप उसके कंधा पे सर रख के रोए। आप खुद सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि वो आप ही को ढूंढना होगा और आप ही ढूंढेंगे। एक लाइन यहाँ पे तुम लोग नोट कर लोगे, ईदर यू आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन और यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। या तो आप समाधान का हिस्सा बन जाओ, नहीं तो फिर समस्या का हिस्सा हो। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो तो फिर आप क्या हो? समस्या, क्योंकि आप उस समस्या को देख रहे हो, समस्या को जी रहे हो, लेकिन समाधान बनने को आप तैयार नहीं हो, है ना। और एक स्टार्टअप फाउंडर की लाइफ में, या जो आज के समय में जो जितने भी स्टार्टअप स्टोरीज आप सुन रहे हो, सारे स्टार्टअप की जो कहानी है वो सबसे पहले शुरू होती है एक वाक्य से, जिसको कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कि आखिर वो क्या समस्या है। समस्या जो है वो स्टार्टअप के लिए अवसर है। समस्या का नाम स्टार्टअप के लिए क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी, अवसर। कि ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक चैलेंज है। इफ़ यू आर रेडी टू फेस दैट चैलेंज, इफ़ यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन, यू हैव गॉट ए मल्टी-मिलियन आइडिया। लोग आजकल ये जब इस चीज़ को समझ रहे हैं तो वो खोज रहे हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। मेरे से कुछ मिलते हैं लोग, बताते हैं कि सर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, बताओ, आई विल ट्राई टू फाइंड यू सोल्यूशन, कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। और अगर तुम ये सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाओ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने बिजनेस एक्यूमेंट के माध्यम से, अगर तुम वो सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाओ, तो तुम जहाँ रहो, जिस जगह रहो, तुम्हारी डिमांड होगी, तुम्हारी वैल्यू होगी, हर कंपनी में तुम्हारी वैल्यू होगी, क्योंकि तुम सोल्यूशन सोच पा रहे हो, है ना। तो अब मैं इसको चाहूँगा कि कुछ सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से आए, जो अगर आपको इस पूरी कहानी को सुनते हुए, समझते हुए आपके मन में कुछ सवाल अगर आ रहे हैं, तो जो बच्चों के सवाल हों, कोई अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है? यस। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आपकी कंपनी माइनस में थी तो उस टाइम आपने कैसे फेस किया और उसको प्रॉफिट में आप किस माइंडसेट से ले गए? देखिए, बिजनेस कहता है तुम आज लगाओ कल रिटर्न देंगे। या तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद को झोंक दीजिए, आप खुद पैसा हैं। पैसा से आप क्या करना चाहेंगे बिजनेस में? मार्केटिंग, ब्रांडिंग, टीम हायर करेंगे, मैन पावर बढ़ाएंगे। तो आप जो आपका जो काम करने का आवर है उसको आप बढ़ा दीजिए। हम लोग जब माइनस में थे तो हम लोग के मॉडल में बग था, मार्केट के गाड़ी पे फोकस करते थे, बाज़ार से गाड़ी हायर करते थे। तो मुझे लगा जो नहीं, इसको चेंज करके हम लोग फिक्स कॉस्ट पे लेके आ जाए। हम लोग उसको कॉस्ट को फिक्स किए और उसके बाद जो हमारा जो कोर टीम था,
जो डे फर्स्ट को ज्वाइन किया था हमको, वो लोग 12 घंटे के बदले 14 घंटा 16 घंटा कंपनी को देना शुरू कर दिया। और हमको लगता है 3-4 महीना में ही हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए। कुछ कॉस्ट था उसको कम कर दिए और ऐसा स्थिति बना दिए रोडवेज में, जो 6 डिजिट में अगर कोई स्टार्टअप सैलरी दे रहा है तो रोडवेज दे रही है। और 6 डिजिट में किसको दे रही है? जो आज से 3 साल पहले 15,000 रुपये में ज्वाइन किया था रोडवेज को, तो वो अपना प्रतिभा को प्रूफ किया। माने वो स्टार्टअप कल्चर को आप इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो गए। आप क्या होता है ना, कोई भी कंपनी अब जो है वही फिर डिग्री नहीं देखेगी आपकी, वो भी आपके अंदर काबिलियत देखेगी। अगर आप खुद को प्रूफ कर देंगे जो हम एसेट हैं आपके, तो वो दामाद की तरह आपको प्यार करेगा। वैसे नहीं ससुराल में मिलता है थाली में सजा हुआ, वैसे आपको खिलाएगा, आपके हर समस्या का वो समाधान लेके आएगा। बस आपको प्रूफ करना होगा जो हम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो उसको तो पता होता है कंपनी को जो आना और जाना ये रीति है दुनिया का। आप आज छोड़ के जाएंगे, कोई कल और आके आपको कैरी फॉरवर्ड करेगा उस काम को। लेकिन ये बताइए कि आप जो बताए कि 14 आवर्स 16 आवर्स और पीछे नारायण मूर्ति के कहने जो 70 आवर्स वाला बात हुआ और फिर लार्सन टूबो के चीफ का जो स्टेटमेंट हो गया, ये आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में 14 आवर्स भी काम करे, खुद भी किए होंगे और टीम के साथ भी काम कराए, तो उस पर कभी आपके क्या? उस पर हम सीधा कहते हैं, जो अगर आप जी के खा के मर जाना चाहते हैं तो 9 to 6 PM का जॉब कीजिए, मस्त ज़िंदगी कटेगा। नारायण मूर्ति ये नहीं बोले थे हर आदमी को जो आप 14 घंटा काम कीजिए 15 घंटा, वो बोले थे जिनके अंदर भूख ज़्यादा है वो ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आपकी भूख सीमित है, आपको 1 तारीख को राशन वाले को पैसा देना है, दूध वाले को देना है, मकान का रेंट देना है, इतना सीमित है और आपको मिल रहा है, तो आप मत बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर निकलने के लिए कलेजा चाहिए और सबके अंदर नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक बात याद रखोगे, भगवान भी भूख से ज़्यादा किसी को नहीं देता है। अगर तुम्हारी भूख बढ़ेगी तभी तुमको भगवान कुछ एक्स्ट्रा देगा। और भूख सिर्फ सपनों में नहीं बढ़ता है ना, उसको आपको धरातल पे बढ़ाना होगा। आप रात में ऐसा नहीं जो सोते वक्त सपना देख रहे हैं, जो साला कोई अटैची लेके जा रहा हो, उसमें 1-1.5 करोड़ रुपए हो, गिर जाता, वो हमें मेरे हाथ में मिलता, ये सपना नहीं। वो 1-1.5 करोड़ आएगा कहाँ से, वो कमाने का आपके पास सपना होना चाहिए और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। हम आज ही 5-6 घंटा सोते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, मेरा टॉप मैनेजमेंट सब 5-6 घंटा सोता है। सब कहता है जो आज जाग रहे हैं कल बनाने के लिए, कल बन जाएगा, आराम से सब सोएगा। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज, जैसे आज के डेट में हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें मेन की पॉइंट को क्या पॉइंट लेके चलना चाहिए कि जो हमें इस पॉइंट से कभी नहीं हटना चाहिए? मुझे लगता है अगर मेरा सजेशन मानिएगा तो आपको कोई भी वेंचर स्टार्ट करने से पहले जिस डोमेन में आप जाना चाहते हैं उस डोमेन में कहीं किसी कंपनी में 6 महीना 1 साल का काम करिए जाके। क्योंकि मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अगर हम आर्यागो नहीं बनाए होते तो हम आज रोडवेज नहीं बना पाते। तो वहाँ से मेरा लर्निंग था। तो लेकिन स्टार्टिंग में जब आप यहाँ शुरू करेंगे ना तो आपको पता नहीं होगा जो हमको पैसा कहाँ खर्च करना है, मैन पावर कहाँ लगाना है। एक्चुअल जैसे एक होता है ना, हम कहते हैं जो अगर आपके पास सीमित बीज है और खेत 1 बीघा है तो आप क्या करेंगे, दाना तो आपके पास सीमित है, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे जो कौन सा साइड का ज़मीन उपजाऊ है उसमें जाके दाना डालेंगे, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स सीमित है। जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट दे रही है 10 लाख रुपए, फिर उसके बाद दे रही है 15 लाख रुपए, फिर दे रही है 50 लाख रुपए, तो ये 75 लाख रुपए बिहार गवर्नमेंट दे रही है स्टार्टअप को, बिहार के स्टार्टअप को। लेकिन जो स्टार्टअप है उसको पता ही नहीं है जो 75 लाख को खर्च कहाँ करना है। अब 10 लाख मिला, स्टेटस लगाता है वी हैव परचेजिंग न्यू बाइक, मैकबुक, आईफोन। आपको ये पहले ढूंढना होगा जो एक्चुअल नीड हमारे बिजनेस को कहाँ पे है पैसों की, वो आपको तब पता। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग सैलरी नहीं बहुत कम लेते थे, हमारे पास रिसोर्स कम था, हम उतना ही लेते थे जिससे मेरा घर चल रहा हो। अब देख रहे हैं एक्स्ट्रा है तो अब सीए को बोलते हैं पैसा कैसे निकालना है बताइए ना।
तो आपको वो चीज़ लेके चलना पड़ेगा। आपको एक्चुअल में पता करना होगा हम कहाँ खर्च करें, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मार्केट में कितना % लोगों को इसका ज़रूरत है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, तो ये एक जो है ना लोगों के माइंड में जो कोई बड़ा प्लेयर पहले से है तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बस ये होना चाहिए जो आप उससे बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। मार्केट आपका, अगर इंडियन मार्केट की बात करें 100% मार्केट, तो सब नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा बाजार है, हम बिहार को इंडियन ओशन कहते हैं, 12-13 करोड़ का पॉपुलेशन है। अब कई यूरोपियन कंट्री से आप बड़े हैं, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए और बेचने का कलेजा होना चाहिए। आप यहाँ बहुत कुछ बेच सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि आपका मतलब पहले आर्या गो के नाम से था ना वेबसाइट, तो फिर रोडवेज पे मतलब वो तो पहले से 6 साल से एक्सपीरियंस भी होगा, लोगों को पता भी होगा, तो उनसे मतलब रोडवेज पे कैसे शिफ्ट हुए? देखिए सबसे पहले नहीं ऐप जो है ना वो पहले आर्या गो तो पहले से मतलब लोगों को पता होगा ना, तो रोडवेज तो नया एप्लीकेशन है ना, तो आर्या गो को तो बहुत लोगों ने जानता होगा, तो उसी में न्यू फीचर जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसी फीचर को उसी में ऐड क्यों नहीं किए? आर्यागो अलग कंपनी है, रोडवेज अलग कंपनी है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हैं? सब कुछ बिजनेस मॉडल भी अलग है। और दूसरा चीज़ था जो आर्यागो बनाते बनाते ही लोग हमको जानने लगा था। उस समय हम अननोन नहीं थे, तो बहुत सारा जैसे हम लोग सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रहे थे, रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे, तो लोगों को लगता था कुछ तो लेके आएगा, कुछ तो लेके आएगा। और जिस दिन हम लॉन्च किए थे उसी दिन हमारा जो है सो राइड स्टार्ट हो गया था। एक दिन पहले अनाउंस किए थे कल से इनोग्रेशन है रोडवेज का, रोडवेज 1 वे टैक्सी लेके आ रही है, तो उसी दिन से हम लोग का राइड शुरू हो गया था। तो मार्केटिंग हमको नहीं करना पड़ा। एक सवाल यहाँ पर, मैं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन तुम लोग समझोगे। आप जो रोडवेज का फ्यूचर आउटलुक देख रहे हैं, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन जो आपका है, ये आपका अभी एक ताकत है कि ये ज्योग्राफी में आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। कंज्यूमर जान रहे हैं, ट्रैवलर जान रहे हैं, ड्राइवर जान रहे हैं, कार ओनर्स जान रहे हैं, आपका वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन ये जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन जो है, ये आपके लिए एक अपने आप में एक हिंड्रेंस भी हो सकता है, एक ऑब्स्टिकल भी हो सकता है कि यू आर नॉट क्रॉसिंग बाउंड्रीज। मैंने कहीं पे आपका कंटेंट देखा कि जो लोग गल्फ़ कंट्रीज से इंडिया आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि वो लोग, उनके पास इंडियन नंबर नहीं है, वो ओला उनके मोबाइल पर इंस्टॉल नहीं है, उबर उनके मोबाइल पर इंस्टॉल नहीं है, और वो लोग रोडवेज के माध्यम से आपकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं अपने गाँव जाने के लिए। पटना एयरपोर्ट उतरे, एक तो अभी एयरपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, आई थिंक इससे आपका बिज़नेस और बढ़ेगा ही, क्योंकि पटना एयरपोर्ट एक था, अब ज़्यादा एयरपोर्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा और बिज़नेस आएगा। लेकिन इसी मॉडल को रेप्लिकेट करना, जितने लोग दुबई से बिहार आते हैं उससे ज़्यादा लोग दुबई से केरल जाते हैं, या और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये इस तरह का माइग्रेशन ये सब होता है। आपका सेम मॉडल वहाँ रेप्लिकेट हो सकता है। इस पर आपने कुछ रेप्लिकेबल करना, उसको एक्सपैंड करना, ठीक है, वो अपने ही इनहेरेंट स्ट्रेंथ से वो और दूसरे स्टेट्स में, जियोग्राफी में, टेरिटरी में रेप्लिकेट करना, इसमें आपको कुछ चैलेंज मिल रहा है या कुछ सफलता मिली है? अभी तो पहले हम बिहार से बाहर जाने का सोच ही नहीं रहे हैं। नहीं सोच रहे? अभी तो सोच ही नहीं रहे। बहुत बड़ा बाजार है बिहार का, और आईपीओ के बाद हम एक्वाजिशन मॉडल पे जाएंगे। जो पहले से वहाँ प्लेयर काम कर रहा है, छोटा छोटा प्लेयर, आपको दिमाग लगाने से अच्छा है आप उसे एक्वायर कर लो और उसके मॉडल को चेंज करके अपना मॉडल लेके आ जाओ। वहाँ पर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट करने के बजाय, मतलब वहाँ जा करके जीरो से स्टार्ट करने के बजाय, वहाँ का रोडवेज कौन बडिंग रोडवेज हो सकता है उसको खोजेंगे और फिर उसको आप सोचेंगे उसको मर्ज करें या उसको तेल पॉलिश लगा के उसको लॉन्च कर देंगे। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लोबल ब्रांड बनाएं, ज़रूरी नहीं है जो आप नेशनल ब्रांड बनाएं। जितना भी नेशनल ब्रांड आप उठा के देखिए, लगभग सब लॉस में है। स्टार्टअप की बात करें तो लगभग सब लॉस में है। आप प्रॉफिटेबल ब्रांड अगर एक रीजन में भी बना लेते हैं, मतलब एक स्टेट में भी बना लेते हैं ना, आप अपना कोर कॉम्पिटेंसीज जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये टेरिटरी भी आपका एक कोर कॉम्पिटेंसी है। बिल्कुल। यहाँ हम बस लेके आएंगे, लॉजिस्टिक में स्कोप है, और उसके बाद अभी हम लोग एक ओपन सोर्स लॉन्च कर रहे हैं नम्मा यात्री की तरह। जैसे ही आप बस की बात करते हैं, तो जो बस का मॉडल होगा वो कार रेंटल के मॉडल से बिल्कुल, टैक्सी रेंटल से बिल्कुल बदल जाएगा। वो उसमें जैसे बस में हम लोग ईवी का प्लान कर रहे हैं, EV बसेस, इलेक्ट्रिक बस का। उसमें
पहले कुछ रूट पे वही लीज मॉडल ही रहेगा। जब भी आप अपने सर्विस के क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं ना, तो आपके पास सप्लाई आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके हैंड में पूरा सर्विस होना चाहिए। एग्रीगेशन मॉडल क्या है ना, इंडिया में धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। अगर आप देखेंगे ओला बुक कर रहे हैं तो ड्राइवर पूछेगा कहाँ जाना है, अब अगर उसको नहीं जाने का मन है कैंसिल कर दिया। तो ये तभी कर पा रहा है जब वो आज़ाद है इस चीज़ को करने के लिए। क्या कोई इस तरह का कंज्यूमर का पेन पॉइंट्स का आपने कोई लिस्टिंग किया है? देखिए, क्या क्या पेन पॉइंट्स ओला के कंज्यूमर को हो रहा है या उबर के कंज्यूमर को हो रहा है? सबसे बड़ा रिफ्यूजल का पेन पॉइंट था लोगों वो का। तो है। उसके बाद प्राइस था। इंडिया तो प्राइस ओरिएंटेड मार्केट है। और वो जो शाम में जो कौन सा प्राइसिंग होता है, जो सर्ज प्राइसिंग, सर्ज। तो हम लोग का फिक्स प्राइस होता है। दूसरा चीज़ क्या है ना, जो जब भी कोई राइड हम लोग का होता है तो इंटरसिटी राइड होता है, तो आदमी जब उसके साथ टच में रहता है ना तो एक अलग फील देता है कस्टमर को। जैसे सर्ज का एक मैंने कहीं पर एक चीज़ नोटिस किया, जो फिर बाद में मैंने देखा उस पर कॉन्टेंट भी था, कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी 5% बच रही है, और ये डेटा उबर के पास रहता है, ये डेटा ओला के पास रहता है कि आपके मोबाइल में 5% बैटरी बच रही है, तो आपको जो प्राइस आएगा वो काफ़ी सर्ज प्राइस आएगा। अगर उसी वक्त दूसरे मोबाइल से आप बुलाओ जिसमें कि बैटरी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो प्राइस दिखा रहा है वो काफ़ी कम आ रहा है। तो ये इतना एल्गोरिदम पे ये काम कर रहे हैं कि किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सके। उसका रीज़न है ना, जो ओला आज तक प्रॉफिट में नहीं गया है, बहुत सारा पैसा बर्न कर दिया वो, तो उनको भी प्रेशर है इन्वेस्टर का प्रॉफिट में लाने का, आईपीओ नहीं ला पा रहा है। हम लोगों को लगता है ना, जो हम लोग जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, इसमें अगर किसी को आज 500 रुपये में घर पहुंचा रहे हैं और कल उसको 560 रुपये लेंगे, तो आप बाज़ार को भी देखिए। दिल्ली मेट्रो सिटी में ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लोगों के पास वहाँ लड़ने का समय नहीं है। यहाँ तो दरवाज़ा पे सबको लड़ने का समय है, सबके दरवाज़ा पे 4 गो लाठी रखा हुआ रहता है। आप जाइएगा गाड़ी से छोड़ने के लिए, ड्राइवर को वही बांध के पीटना शुरू कर देगा। तो अच्छा, एक इस बात से अगली बात निकलती है कि बिहार को स्टार्टअप्स के लिए या ओवरऑल बिजनेस वेंचर्स के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग फील्ड माना जाता है, कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी, पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर कई तरह के दूसरे चैलेंजेस हैं जो कि दूसरे स्टेट्स में नहीं आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपको इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, या आपके लिए रास्ता जो है वो? चैलेंज तो रहता ही है, थोड़ा बहुत सब जगह रहता है, और खुद अब सिर्फ बिहार में ही नहीं, दूसरे स्टेट में भी। पहले हम लोगों को लगता था नहीं, इसे चैलेंज सिर्फ बिहार में है, हर जगह चैलेंज है। कोई भी आप अगर नया प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो ज़्यादा चैलेंजेस है। हाँ, यहाँ ये है जो लोगों के पास टाइम सफिशिएंट है, पर्याप्त है, वो तिल को तार बनाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो कहते हैं ना गांव सब में लोग, छोटी छोटी बातों को बड़ा बात बना देना। तो वो जैसे कि मान के चलिए, हम अपनी एक छोटा सा एक स्टोरी था 26 जनवरी 2023 का। तो उस दिन मुजफ्फरपुर में हमारी बहुत सारी टैक्सी थी। तो ऐसे ही ऑफिस में बैठे हुए थे, तो हमको लगा आज कुछ फ़नी किया जाए। तो फनी ये था, जो मुजफ्फरपुर पटना 26 रुपये कर देते हैं 26 जनवरी को सारे टैक्सी को 26 रुपये कर दिए और पब्लिश कर दिए नोटिफिकेशन, मुजफ्फरपुर पटना 26 रुपये। अब जो बहुत सारे लोग आए चढ़ के, कोई 50 रुपये दिया, कोई ड्राइवर को 30 रुपये दिया। मतलब एक आदमी 4 रुपये खुदरा करा के लेने के लिए जो 30 रुपये दिया, वो ड्राइवर को 7 मिनट 8 मिनट तक रोक के रखा। और उसके बाद 4 रुपये वो खुला ड्राइवर से करवा के लिया। और जब फीडबैक कॉल सबको गया तो बोला सब कुछ तो ठीक था, थोड़ा गाड़ी बहुत अंदर से गंदा था। वो ये माइंड में नहीं सोचा जो इम्पॉसिबल था एक टैक्सी से मुजफ्फरपुर से पटना 26 रुपये में आना, बस भी 150 रुपये लेता है। उसका एप्रिसिएशन नहीं मिला, उसका एप्रिसिएशन नहीं मिला। वहाँ उसको गाड़ी थोड़ा सा गंदा था तो उसको रिप्लाई मिला, सर गाड़ी पैसेंजर को लेके गया था, वापसी में इसलिए आपको 26 रुपये में मिल गया। तो मतलब आप कुछ भी कर दीजिए, कमी लोग ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। ये शिकायत कई बार फाउंडर को होती है। और तुम लोग बेटा कंज्यूमर हो, तुम लोग अपने जीवन में बहुत जगह बहुत कुछ कंज्यूम करोगे। फाउंडर का जो साइड है, जो आपको सर्व कर रहा है, कुछ प्रोडक्ट आपको बना के दे रहा है, सर्विस दे रहा है, उसके पेन को भी समझोगे और अप्रिशिएट करना, थैंकफुल होना। थैंकफुल तुमको कल परसों फ़ोन करवाया कि माता पिता को थैंक यू बोलो, है ना। तो ये जीवन में थैंकफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी रहो, जिस जगह रहो, अपने क्लासरूम में टीचर्स को क्लास के बाद थैंक यू बोलना शुरू करो। नीरज बोलता है ये लोग, हाँ, क्लास के एंड में थैंक यू बोलो। हाँ, मुंह से बोलना, ये नहीं कि सिर्फ खड़े हो गए, ठीक है।
क्योंकि वो तुम्हारा एक कल्चर बिल्टअप हो रहा है। कल को तुम जिस इंटरव्यू में बैठोगे, इंटरव्यू में जॉब मिले ना मिले, थैंक यू बोल करके उठोगे। बॉस के पास जब भी जाओगे, बॉस जो भी सिखा रहा है, जो भी समझा रहा है, निकलोगे तो फिर थैंक यू सर बोल करके ही। क्लाइंट के पास जब भी जाओगे, ऑर्डर मिले ना मिले, थैंक यू बोलने से अपना गुरेज नहीं करोगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये थैंकफुलनेस का अपने लाइफ, और भगवान को थैंक यू बोला करो। अभी उन्होंने एक बात कही कि हमको ये नहीं पता है कि मेरा उम्र कितना है, तो तुमको रोज़ नया उम्र जब मिलता है तो उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए हमको भगवान के प्रति, है ना। ये थैंकफुलनेस जब हमारे अंदर आती है तो हम लोग दुनिया में जो खुशी होती है छोटी छोटी, उसको अप्रिशिएट करना। वो बेचारा जो 4 रुपए के लिए झगड़ा किया और उसके बाद बोला गाड़ी में, उसके लाइफ में बहुत दुख होगा, वो बेचारा पेन में है, वो बीमार आदमी है थोड़ा। और तुम बीमार मत बनो, तुम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देख सको। ये थैंकफुलनेस तुमको सिखाता है ना। कि तुम उस ड्राइवर को भी थैंक यू बोलते, ड्राइवर को भी पता है कि बॉस को 26 रुपये में हमको कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, सर्व कर रहा है, 4 रुपये के लिए आप अड़ गए तो कहीं से खोज के जाके ला के दे रहा है ना। और उसके बाद फीडबैक में भी आपने वहाँ पे थैंकफुलनेस नहीं दिखाया। तो ये चीज़ों को तो हम लोग को सीखना होगा कि हम लोग थैंकफुल होते हैं कि नहीं होते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे 100% लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं हर साल, उसमें से 95% लोग फेल हो जाते हैं, कुछ महीना चलता है या किसी का 1 साल चलता है, और 5% लोग ही जो 4 या 5 साल तक चला पाते हैं, उसके बाद भी वो लोग उनका भी फेल हो जाता है, वो 1% ही आगे बढ़ पाते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? वो क्या मतलब ऐसा क्या करते हैं जिनसे उनका बिजनेस लो में चला आता है? उसको सक्सेस का परिभाषा नहीं पता है। हम सक्सेस को मानते हैं फेल्योर प्लस फेल्योर प्लस फेल्योर प्लस फेल्योर इक्वल टू सक्सेस। तो वो तो गिव अप कर दिया ना, वो तो फेल हो गया। अभी हम क्या बोले जाए, अगर धंधा स्टार्ट करना हो तो आपके अंदर वो कलेजा होना चाहिए जब अपने बाप को भी बोल सकते हैं आँख में आँख डाल के, जो हम आपको छोड़ सकते हैं इसको नहीं। कुछ तो कमी रहा होगा ना उसके एग्जीक्यूशन में, उस कमी को वो अगर ढूंढता तो फेल नहीं होता। एक ये इंडिया में क्या होता है ना, जो जब कॉलेज, बुरा नहीं मानिएगा, जब कॉलेज लोग ख़त्म होने लगता है, बाहर में जो रहता है, तो बहुत सारे लोग दोस्त यार के साथ बैठता है, कोई बियर का ढक्कन खोला और 2 घूंट लिया, कागज़ कलम उठाया और उस पर 0 से अरबपति बनने का फार्मूला लिख देता है। ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, 3 साल 4 साल में 100 करोड़ की कंपनी बना लेंगे। लेकिन जब सुबह उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो नशा फटते ही सब सपना ख़त्म हो जाता। तो बिजनेस ऐसे नहीं होता है, जो आप सोच लिए आए, साल भर में कुछ नहीं उखाड़े, नहीं आप गिव अप कर दिए। आप देखिए, हम लोग नेता को गाली देते हैं, हम उसका बहुत इज्जत करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा पेशेंस धरती पे किसी को हो ही नहीं सकता है। वो एक छोटा सा समाज कार्यकर्ता से वो अपने लाइफ का करियर स्टार्ट करता है। 4 लोगों के दरवाजे पे, फिर 40 लोगों के दरवाजे पे, फिर 400 लोगों के दरवाजे पे जाना आना, मरनी में, हरनी में, मुंडन में, जनेऊ में, वो जाते रहेगा। अपने से कम ओहदे वाले को भी प्रणाम पाती करेगा, ठीक है। 5 साल 7 साल जब वो मेहनत करता है, 10 साल मेहनत करता है, तब जाके कहीं उसको कोई एगो टिकट मिलता है विधायकी का। उसमें भी उसका चांस बहुत कम रहता है जीतने का। अगर अब वो 10 साल बाद, 15 साल बाद वो नेता बन गया, जीत गया, चुनाव जीत गया, तो वो कितना समय दिया? 15 साल दिया, तब जाके वो नेता बना और वो करोड़पति बनेगा। वो चोर नहीं है, 15 साल वो इन्वेस्ट किया, इसीलिए वो करोड़पति बनेगा। आप 15 दिन बिना पैसा के कहीं पे नौकरी करेंगे, 16वां दिन आप छोड़ के आ जाएंगे। वो भी स्टार्टअप है, वो भी एक स्टार्टअप है। तो अगर आपके पास, आप शून्य लेके फ़ायदा हुए हैं और आपके पास सपना बड़ा है, तो 3 गो रास्ता है आपके पास उसको पूरा करने का। पहला, या तो नेता बनो, उसमें 15 साल खुद को झोंकना होगा और सक्सेस रेट 0.1% है। सक्सेस रेट मीन्स जो कार्यकर्ता से विधायक बनना। 15 साल अगर पापा नेता नहीं है तो हाँ, पापा नेता नहीं है तो वही तो बोले, जो शून्य लेकर पैदा हुए हैं, तो उसमें 0.1% सक्सेस रेट है। जो 15 साल मेहनत करने के बाद आपको विधायक की टिकट मिलेगी और आप करोड़पति बनेंगे। दूसरा ऑप्शन है यूपीएससी, उससे नीचे का सोचिए भी मत। वहाँ सक्सेस रेट है 0.01%।
ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर, वहाँ सक्सेस रेट है 10%। और अगर आप ये बन गए ना तो आप जब चाहे जो चाहे पॉलिसी आप मेकिंग कर सकते हैं। सरकार भी आपके अंदर में, ब्यूरोक्रेट्स भी आपके अंदर में, आपके पॉकेट में सिर्फ पैसा रहेगा। हमको याद है जब रैपिडो पटना में नहीं आई थी तो हमारे साथ 2018 में एक स्टार्टअप बना था एल्गो कैब। बिहार गवर्नमेंट में हमको भी फंडिंग मिला था उस समय, तो उसका बाइक टैक्सी का था। तो जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वो गया, बोला जो बाइक टैक्सी का बिहार में पॉलिसी नहीं है तो हम लोग कैसे इसको ऑपरेट करें, तो बोला पॉलिसी नहीं है तो आप बिजनेस सोच कैसे लिए, ठीक है। और वो मायूस होकर बेचारा आ गया और बिना पॉलिसी का कुछ दिन काम किया, 1 साल 1.5 साल किया होगा, वो ख़त्म हो गया। जब रैपिडो बिहार आई तो रातों रात बिहार में बाइक टैक्सी की पॉलिसी बनी। क्यों बनी, कैसे बनी? क्योंकि बड़ा प्लेयर था, उसके पॉकेट में पैसा था, और रातों रात 2 दिन बाद बिहार में बाइक टैक्सी की पॉलिसी बनती है। और जहाँ तक हमको पता है पहले नहीं था, वो आया और बन गया। अगर वो छोटा प्लेयर रहता तो उसको सर्वाइव करना पड़ता, स्ट्रगल करना पड़ता। तो आपके पास यही 3 ऑप्शन है, नेता, यूपीएससी या एंटरप्रेन्योर। बाकी फिर अगर आम लोगों से खास लोग बनना है तो नहीं, तो फिर कहानी तो वही है, गांव में जो ताश खेलते हैं वही बहुत ज्ञान देते हैं। हमको याद है मेरे दादाजी के बाबूजी के साथ एक हमारे बाबूजी पहले जब गाड़ी चलाना नहीं सीखे थे उससे पहले भैंस चराते थे, तो दादाजी उनको जो है सो ज़बरदस्ती गाड़ी पे भेजे थे। तो उनके साथ एक अंकल भैंस चराते थे, वो भी आज भी भैंस ही चरा रहे हैं। तो जब नोटबंदी हुआ था ना भारत में, तो उस समय हम आर्या को स्टार्ट कर चुके थे। तो हम कहीं से लौटे थे राइड पे से, खुद से गाड़ी चलाते थे, और चौराहा पे हम बैठ के देखे भीड़ लगा हुआ है, तो हम भी सुनने लगे। बुढ़वा सब के बात सुनने में अच्छा लगता है। तो वो एकदम नोटबंदी पे बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहा था, जो भारत का अर्थव्यवस्था इससे कैसे मजबूत होगा, काला धन कैसे वापस आएगा, टेररिज्म कैसे ख़त्म होगा। हम मन में सोचे जो इनके पास इतना अकल है, इतना ज्ञान है, तो आज भी ये क्यों भैंस चरा रहा है? ये अपने घर की आर्थिक अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं आज तक ठीक कर पाया है? आप जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं ना, पहले खुद अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट कीजिए और आप उससे कुछ करके दिखाए, फिर लोग आपको गौर से सुनेगा। नहीं तो बाकी जो आदमी घर से कभी निकला ही नहीं हो, खिड़की से झांक के दूसरों को देख के सिर्फ थाउट सोच लिया है, उसका इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। हम यही करते हैं। हम तो अब इतना अपनी लाइफ में अपने आप को मजबूत कर लिया, जो आप अगर मेरे कान में आके भी बोलिएगा तुम इस धरती का सबसे वाहियात इंसान हो, तो हम बोलेंगे हाँ हम हैं, तुम बेहतर बनो। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। हमारा बाप हमसे खुश, दुनिया को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने जीवन में खुश हैं, बस हो गया। उंगली उठाने के लिए तो धरती सीता मैया पे भी उंगली उठा दी थी, श्री राम के मर्यादा कौन पे है भी। तेरी बात है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, हाँ। हर एक सुबह की यहाँ शाम हुई। तो ये तो सोचना ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से दूर। हम क्या बोले आपको, आप भूल जाइए आपको 4 लोग गाली दे रहा है, अरे फ्री में गाली दे रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो ऑडियंस होती है ना, ये हमेशा आपको अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखना चाहती है। आप अगर उसके हिसाब से चल रहे हो आप बेहतर हो, उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो आप गलत हो। आप लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए, जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार में रहती है तो हीरो होता है नीतीश कुमार, जब बीजेपी के साथ आती है तो फिर दूसरे की नज़र में वो विलन होता है। तो आदमी का पर्सपेक्टिव उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करेंगे तो बदल जाएगा। खुद को संतुष्ट करने के लिए काम कीजिए, लोगों को नहीं। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियों के साथ समर्थन होना चाहिए। These were the real lessons from real life, so interesting, so inspiring. अब मैं चाहूँगा कि कॉलेज की तरफ से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चे। इसी तरीके से नहीं
इसी तरीके से बिहार में स्टार्टअप कल्चर तो बढ़े, लेकिन साथ साथ बीजारोपण, किसान के पुत्र हैं तो आज भी यहाँ पर बीजारोपण ही कर रहे थे। क्या बीजारोपण कर रहे थे? तुम लोग को सपने बो रहे थे कि थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी सपना देखो, और शुरुआत सपने से ही होती है। शुरुआत जो होती है सपने से ही होती है। इन्होंने कहा ना, सपना देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि सपना भी लोग छोटा देखते हैं कि मोदी जी जीएसटी लगा देंगे ज़्यादा सपना देखेंगे तो सपना खुल के देखो, बड़ा सपना देखो, और फिर उस सपना को और क्लियर करो, और ज़्यादा विजुअल को क्लियर करो। कैसे करोगे, क्या करोगे, कब करोगे, क्या क्या दिक्कत आएगी, उसका समाधान क्या सोचते हो। जितना ज़्यादा उसको क्लियर करोगे उतना उसका रियल बनने का चांस बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? सपने को क्लियर करो, सपना तुम्हारा क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा, है ना। और फियर मत करो। क्या करना है? सपना को करना है क्लियर, और क्या नहीं करना है? फियर। फियर का फुल फॉर्म क्या होता है? डर का फियर का फुल फॉर्म मैं कहता हूँ, फियर का फुल फॉर्म मैं कहता हूँ F फॉल्स, E एक्सपीरियंस, A अपीयरिंग, R रियल। फॉल्स एक्सपीरियंस अपीयरिंग रियल, दैट इज फियर। इन्होंने कहा ना कि गिरता है तो लोग दोबारा शुरू नहीं करता है, गिरने के बाद उठता नहीं है। मैं बताऊं 80% लोग कभी नहीं गिरा भी नहीं, और उसके बावजूद फियर है कि अगर करेंगे तो गिर जाएंगे। अरे पहले गिरो, तो गिरने के डर के मारे चलना ही नहीं है। जो बच्चा 2 पाँव 2 हाथ से चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। तो तुम्हारा तो तुम गिरने को भी तैयार, गिरने के बाद दोबारा उठे, फिर गिरे, फिर दोबारा उठे, वो तो बहुत बढ़िया बात होगा। यहाँ तो लोग फियर पहले ही चालू है ना। तो गिरने को तैयार हो, साइकिल चलाने के लिए गिरने को तैयार होना पड़ेगा। आज रोडवेज के माध्यम से, दिलखुश जी के माध्यम से तुम लोगों को स्टार्टअप का वो लेसन मिला है जो लेसन हम कोई टेक्स्ट बुक से, कोई किताब से तुम लोग को दे नहीं सकते, है ना। तो एक बार जोरदार आखिरी तालियों के साथ उनको आप, और ऐसे ही आप लोगों को सपना देते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए। आपकी पूरी कहानी, आप जहाँ से आते हैं वहीं से मेरा एक छात्र है, तेतरी कहीं अगल बगल में होगा ना, सहरसा में, आप जान रहे होंगे गांव। उसका घर खपरेल का था, तो बोला बाढ़ में 6 महीना डूबा रहता है। सहरसा दरभंगा के बॉर्डर के कई इलाके में है वो गांव। अभिनंदन यादव, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और 2 भैंस था घर में, तो वही भैंस का दूध जो है बेचता था। तो गांव में दूध बिक नहीं पाता था, कहीं सबके घर में भैंस था। तो वो बेचारा दूसरे जगह जा करके दूध बेच के आता था। क्लास 10th का पढ़ाई किया, फिर उसके जीजा जी उसको पटना में 12th कराए, और उसके बाद सीमेज में आ गया, BCA किया। हमारे यहाँ से उसको इन्फोसिस में जॉब मिला। अभी वो एमडॉक्स में है। एमडॉक्स जर्मन कंपनी है, और उसने गांव में भी घर बनाया, और नोएडा में उसने अपना गृह प्रवेश किया तो मेरे को बुलाया। और उसकी माता जी को हम देखे, हम तो घर नहीं गए, वीडियो पे हम लोग का वीडियो मेरा वो डला हुआ है। सीमेज पर जाओ यूट्यूब पर और डालो अभिनंदन यादव सीमेज, ठीक है, वीडियो आएगा, उसमें उसकी माता जी भी आ रही है। हम माता जी को देख के प्रणाम किए कि आज भी वैसे ही गांव की सरल महिला एकदम, और नोएडा में अपना बेटा का अपना खुद का मकान बन गया। तो यही पर उसने गांव का खपरेल का घर को भी ठीक किया। समझो बात को। तो जो गांव में दूध बेच रहा था अभिनंदन यादव, बाढ़ में घर डूब रहा था, आज वो दिल्ली में उसका अपना मकान है, अब वो और भी चीज़ें करेगा, और वो जर्मन कंपनी में जॉब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो बड़े सपने की करनी पड़ेगी। उसको बोला कि वो कंप्यूटर कभी छुए ही नहीं थे, सीमेज में आने के पहले कंप्यूटर कभी छुए ही नहीं थे। तो हर किसी के लिए सपना जो है संभव हो जाता है, तुमको प्रयास खाली करना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान में रखना होगा। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू।